Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So today's video is going to be a very important video. I think that it is the most important video actually that I have made in my life till now. And तुम्हारे लिए भी ये सबसे ज़्यादा important video होने वाली जो तुमने आज तक YouTube पे देखी होगी. It's going to be a life changer, game changer video for you. क्योंकि YouTube पे पहली बात तो ऐसी वीडियो कोई है ही नहीं. This is the one and only video. हाँ, हो सकता है कि मेरी वीडियो को देख के आगे और भी ऐसी वीडियोस आएँ यूट्यूब पे, जो कि अच्छी बात है. इस नॉलेज को स्प्रेड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी इंसान को स्केचिंग करना है फ्रॉम इमेजिनेशन, अगर उसके पास कोई रेफरेंस नहीं है, उसको कम्प्लीटली फ्रॉम इमेजिनेशन अगर स्केचिंग करना सीखना है, तो ये टॉपिक है पर्सपेक्टिव स्केचिंग. इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इस टॉपिक को सीखे बिना आप इमेजिनेशन से ड्रॉ कर ही नहीं सकते हो. आज तक हो सकता है कि आप सभी किसी रेफरेंस से ड्रॉ करते आए होगे. गूगल पे हम लोग जाते हैं, रेफरेंसेस ढूंढते हैं, वो कुछ भी हो सकता है. कभी पोर्ट्रेट होता है, कभी कोई बेडरूम का कुछ हो सकता है, या फिर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो जब हम सॉल्यूशंस देखते हैं तो हम उसको कॉपी करके सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, विच इज़ एक्चुअली द कम्प्लीटली रॉन्ग वे. क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी रिपीट क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं. एग्ज़ाम में हमेशा न्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं. इनफैक्ट लाइफ में भी जब आप आर्किटेक्ट बन जाओगे या कोई डिज़ाइनर बन जाओगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इमेजिनेशन से ड्रॉ करना सीखो. जो चीज़ ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है, उसको ड्रॉ करने का कोई पैसा नहीं मिलता. समझ रहे हो? मतलब अनलेस एंड अनटिल यू आर अ आर्टिस्ट और आप किसी के लिए आर्ट वर्क बना रहे हो जो उसको दीवार पे टांगना है, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. बट एज एन आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू स्केच आउट थिंग्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट टिल नाउ एंड आगे फ्यूचर में बनने वाली हैं. सेम फॉर डिज़ाइनर्स ऑल्सो. तो स्केचिंग फ्रॉम इमेजिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो वर्ड्स में मैं बता भी नहीं सकती हूँ. एंड लिटरली में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, मतलब मैंने कोई फेस की वीडियो शूट नहीं की है. डायरेक्टली हम इसको स्टार्ट करेंगे बिकॉज थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है. बट चाहे ये वीडियो कितनी भी लंबी हो, मेक अ प्रॉमिस फ्रॉम योर सेल्फ दैट यू आर गोना वॉच इट टिल द एंड. बिकॉज ट्रस्ट मी, आप मुझे थैंक यू बोलोगे इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद, दैट आई एम कम्प्लीटली श्योर. तो हो सकता है कि थोड़ा तुम्हें टफ लगे बिकॉज कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हैं चीज़ें. रिवाइंड करना, दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा. लेकिन समझने की अपनी 100% ट्राई करना. एंड आपके स्केचिंग में जो डिफरेंस आएगा आफ्टर यूजिंग दीज टेक्निक्स, वो तुम मुझे खुद ही शेयर करना व्हाट्सएप पे, एंड यू कैन लेट मी नो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, तो चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं. जिन्होंने ये वर्ड पहली बार सुना है, पर्सपेक्टिव स्केचिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है. आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. तुम्हें कुछ भी पता होने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है. पर्सपेक्टिव स्केचिंग अगर हम बेसिक में बात करें तो इट्स जस्ट अ टेक्निक गाइस. इट्स अ टेक्निक, ठीक है. किस चीज़ की टेक्निक है? रियलिस्टिक स्केचेस बनाने की टेक्निक है. रियलिस्टिक. अब देखो, आर्ट जो होता है ना, इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग एंड हर किसी का अपना वे होता है ड्रॉ करने का, आर्ट बनाने का. आर्ट में कुछ राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट स्केचिंग फ्रॉम एन आर्किटेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, अगर आप एक आर्किटेक्ट हो तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको चीज़ें वैसी ड्रॉ करनी आनी चाहिए जो अभी तक नहीं है इस दुनिया में, ठीक है. तो सपोज़ अगर आप आर्किटेक्ट बन जाते हो आगे, एंड देन यू गेट अ क्लाइंट. आपके पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है. यू आर इन योर ऑफिस सिटिंग. क्लाइंट आपको बोलता है कि सर मुझे ना मेरा बेडरूम डिज़ाइन करवाना है, बेडरूम का साइज़ ये है, क्या आप मुझे कुछ आइडियाज़, या आपसे बस डिस्कस कर रहा है दैट व्हाट द डिज़ाइन कैन बी. तो आप उसको स्केच करके बता रहे हो कि यहाँ पे हम बेड डाल सकते हैं, यहाँ पे हम कबर्ड डाल सकते हैं. मतलब इट्स अ वेरी प्लेन रफ बेकार सा स्केच, बट स्टिल टू गिव यू एन आइडिया. तो अगर आपको रियलिस्टिक स्केचिंग नहीं आती है, ठीक है, आपको नहीं आती है कि किस तरीके से हम करेक्ट रूम का साइज़ बना सकते हैं, किस तरीके से करेक्ट एरिया में, करेक्ट स्केल में हम बेड को प्लेस कर सकते हैं. मतलब जो बेड का स्केल है वो इतना ही है, ठीक है. अगर आप बेड को इतना बड़ा बना दोगे, ठीक है, गलत स्केल पे बना दोगे, तो अगेन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्केचिंग. सो यू हैव टू मेक थिंग्स इन अ रियलिस्टिक वे, जितना क्लोज पॉसिबल हो सके. कि आगे चल के अगर ये बेडरूम बन जाता है और आपने फोटोग्राफ खींची, उतना क्लोज एक्चुअली में ये होना चाहिए आपका स्केच, ठीक है. तो उतना अपने माइंड को डेवलप करना है एज एन आर्किटेक्ट. दैट इज़ योर जॉब. एंड वही फर्स्ट स्टेप आप अभी ले रहे हो बिकॉज यू आर लर्निंग दिस टेक्निक.
उसी टेक्निक का नाम है पर्सपेक्टिव स्केचिंग। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम लोग सीखेंगे। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ग्राफिकल प्रोजेक्शन गाइज। ग्राफिकल प्रोजेक्शन एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर पर्सपेक्टिव स्केचिंग आता है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग दैट व्हाट ग्राफिकल प्रोजेक्शन इज। अभी बहुत न्यू है ये सब कुछ, बट धीरे धीरे करके जैसे हम पढ़ेंगे ईजी होता जाएगा। ठीक है, सो देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ग्राफिकल प्रोजेक्शंस, वन इज पैरेलल एंड वन इज पर्सपेक्टिव। अब ये मैं देखो, मुझे किसी ने पर्सपेक्टिव स्केचिंग इस तरीके से नहीं सिखाया है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। सो दिस इज़ ऑल थॉट बाय मी एंड ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स हमेशा वर्क करी हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो इसीलिए तुम जब इन चीज़ों को समझ रहे हो तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस बेसिकली। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आएंगे और थोड़ा बाद में जाके ही सब साथ में आएगा। मतलब हो सकता है कि अभी कुछ टाइम में तुम्हें बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और तुम्हें लगेगा कि यार ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं उसका आंसर तुम्हें कुछ टाइम में मिलेगा। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, तो पहला है पैरेलल प्रोजेक्शन, दूसरा है पर्सपेक्टिव विच इज़ आवर मेन टॉपिक एक्चुअली। अब ये सब कुछ है क्या, अब मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ बिकॉज मुझे किसी ने सिखाया नहीं, तो मैंने ये सब चीज़ें खुद से सोची हैं। 60% आप कह सकते हो। तो मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ दैट दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ स्केचेस दैट यू कैन मेक, राइट। ये सब टाइप्स ऑफ स्केचेस हैं जिसमें से जो रियलिस्टिक है वो सिर्फ पर्सपेक्टिव है। ठीक है, बाकी रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, अब रियलिस्टिक नहीं है का क्या मतलब होता है, देखो अगर आप एक क्यूबॉइड बना रहे हो, ठीक है, लाइक दिस, तो ये अपने आप में ठीक है, इट्स लुकिंग लाइक अ क्यूबॉइड। बट अगर आप मल्टीपल क्यूबॉइड्स बना रहे हो, ठीक है, एंड अगर आपने 2-4 क्यूबॉइड्स रख के फोटोग्राफ खींची टेबल पे, तो काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये तो सही स्केच है, इट्स रियलिस्टिक, बट दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक, दिस इज़ नॉट अ रियलिस्टिक स्केच गाइस। ये बिल्कुल भी ऐसा स्केच नहीं है कि आप फोटोग्राफ खींचते तो ऐसा दिखता, ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, अब वो कैसा दिखता वो हम आगे बात करेंगे। अगर अभी आपको थोड़ा सा समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो कोई चीज़ हमारे आँखों के पास जब होती है तो वो बड़ी दिखती है, पर जैसे जैसे वो दूर जाती है इट स्टार्ट्स टू लाइक डिमिनिश, या उसका साइज़ आपको छोटा दिखने लगता है। तो जब भी हम कोई क्यूबॉइड या कुछ देखते हैं तो वो भी हमें पर्सपेक्टिव के वे में दिखता है। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ स्केचिंग। आप ये नहीं कह सकते कि ये स्केच नहीं है, ये स्केच है, इट्स जस्ट दैट कि ये रियलिस्टिक स्केच नहीं है। ठीक है, या फिर एक पर्सपेक्टिव स्केच नहीं है, यू कैन से। तो बहुत सारे टाइप्स के स्केचेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे स्केचेस रियलिस्टिक रहते हैं। ठीक है, तो जितने टाइप्स के स्केचेस पॉसिबल हैं कि आप ड्रॉ कर सकते हो, ये सारे वो टाइप्स हैं, लाइक दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ स्केचेस। तो क्या क्या है, एक है आपका मल्टी व्यू, एक है आपका आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, कैबिनेट, कैवेलियर, मिलिट्री, and then all the types of perspective. So these are the types of sketches that you can draw on your sheet of paper. अब ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है कि ये है क्या, और शायद तुम्हें अभी तक लग रहा हो कि क्या है ये सब चीज़ें, नहीं समझ में आ रही। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 मिनट दो मुझे, यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड चीज़ें होंगी क्लियर तुम्हें भी। तो सब कुछ समझने के लिए कि ग्राफिकल प्रोजेक्शंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ स्केचेस क्या होते हैं, उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ पिक्चर प्लेन, व्हाट इज़ होराइजन प्लेन एंड व्हाट इज़ ग्राउंड प्लेन। ये जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, बिकॉज सब चीज़ें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू दिस। ओके, तो ये होता क्या है, फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज प्लेन्स आर इमेजिनरी गाइज, लाइक ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दीज आर इमेजिनरी प्लेन्स। ओके, अब हम सोचेंगे कि ये हैं क्या। ठीक है, देखो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, जब आगे आप कोई स्केच बनाओगे तो आपको विजुअलाइज करने में हेल्प करता है चीज़ों को, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो हो सकता है वो रियल लाइफ की हो, लाइक हो सकता है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो सकता है वो ना भी करती हो। अगर आप कोई रूम ड्रॉ कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में है वो रूम, राइट। तो हो सकता है कि वो रूम रियल लाइफ में है ही नहीं, वो बिल्कुल ही इमेजिनरी है। तो जब आपका स्केच इमेजिनरी है तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी इमेजिनरी होने चाहिए, एंड ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे चीज़ें विजुअलाइज करने में। ठीक है, धीरे धीरे करके इसका क्या यूज़ है ये आपको क्लियर होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ बस उतना समझो, क्यों क्या किस लिए मत सोचो, वो आगे क्लियर होगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज़ द पिक्चर प्लेन। पिक्चर प्लेन क्या होता है, देखो पिक्चर प्लेन
एक ऐसा प्लेन है। अब समझो कि प्लेन क्या होता है। तो प्लेन एक 2 डायमेंशनल वर्ड है। ये जो डायमेंशंस है ना, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एक होता है हमारा वाई एक्सिस, एक होता है हमारा एक्स एक्सिस और एक होता है हमारा जेड एक्सिस। ओके, सो दीज आर द 3 डायमेंशंस जिससे हम एक रियल ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। लाइक अगर हम कोई फ़ोन देख रहे हैं या हम कोई टेबल देख रहे हैं तो उसके 3 डायमेंशंस हैं। सो इट्स अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, राइट। जब हम कोई स्केच ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास ये 3rd डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। अगर हम कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं ना, या ये हमारा शीट ऑफ पेपर है, उस पर हम कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम इसको एक हाइट दे दें। ओके, दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। हमें जो भी चीज़ें ड्रॉ करनी है वो 2 डायमेंशन में ड्रॉ करनी है, 2D में ड्रॉ करनी है। बट जो चीज़ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज़ अगर हमको यहाँ पे कोई क्यूबॉइड ड्रॉ करना है, तो ये क्यूबॉइड एक 3D ऑब्जेक्ट है। ओके, जो ड्रॉ चीज़ हम कर रहे हैं वो 3D है, लेकिन जिस चीज़ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं वो 2D है। अब वो चाहे कोई आईपैड हो जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, या फिर वो कोई शीट ऑफ पेपर हो जो आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो जब आपको 3D चीज़ों को 2D में दिखाना होता है तब आपको पर्सपेक्टिव का यूज़ करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए पर्सपेक्टिव स्केचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या बता रही थी, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द डायमेंशंस। तो आपको ये तो पता होगा कि चीज़ें जो हम देखते हैं अपने अराउंड ऑब्जेक्ट्स वो 3 डायमेंशंस में होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो स्केच बनाने वाले हैं वो हम 2 ही 2D में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ ये होती है कि जब हम कोई प्लेन की बात कर रहे हैं ना, तो प्लेन इज़ अ 2 डायमेंशनल थिंग। तो सपोज उसका वाई एक्सिस है, मतलब उसकी हाइट है, और उसका लेंथ है। सो इट्स अ 2 डायमेंशनल थिंग। 2 डायमेंशंस हैं बस उसके, कोई 3rd डायमेंशन नहीं है, मतलब कोई थिकनेस नहीं है। आप इसको क्लोज समझ सकते हो एक शीट ऑफ पेपर के, लेकिन एक्चुअली में अगर हम माइक्रोस्कोपिकली सोचें तो शीट ऑफ पेपर का भी थिकनेस होता है, लेकिन हमारा जो प्लेन है उसका कोई थिकनेस नहीं होता है। तो इट्स अ 2 डायमेंशनल थिंग। ओके, तो पिक्चर प्लेन क्या होता है कि सपोज आप किसी भी रूम में खड़े हुए हो, ठीक है। यू आर जस्ट सिंपली स्टैंडिंग इन एनी रूम एंड आप सामने देख रहे हो, यू नो, इन दिस डायरेक्शन आप देख रहे हो। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं आपके सामने एक बड़ा सा शीट ऑफ पेपर रख दूँ विच इज़ लाइक द प्लेन, जो कि 2D प्लेन है, ठीक है। दिस इज़ द पिक्चर प्लेन। सो इन द डायरेक्शन इन विच यू आर सीइंग एनीथिंग, अगर बिल्कुल आपके सामने एक बड़ा सा शीट ऑफ पेपर कह लो या एक बड़ा सा प्लेन रख दिया जाए, दैट इज़ द पिक्चर प्लेन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली आप जहाँ देख रहे हो उस डायरेक्शन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप इस तरफ देख रहे हो तो पिक्चर प्लेन विल बी ओवर हियर। सो दिस इज़ द टॉप व्यू दैट आई एम काइंड ऑफ ड्राइंग, कि ये आपके बाल हैं, मतलब टॉप व्यू है ये, ठीक है। अगर आप सपोज उस तरफ देखने लग गए अभी लाइक दिस, सो दिस विल बी द पिक्चर प्लेन। ओके, तो जहाँ पे भी आप देख रहे हो बिल्कुल आपके सामने हमेशा पिक्चर प्लेन रहेगा while you are visualizing about the sketch। तो ये कॉन्सेप्ट है पिक्चर प्लेन का, ठीक है। when you're talking about horizon plane, that what is horizon plane, it is simply a plane which you place at eye level। तो सपोज़ कि अगर आप कहीं भी लाइक बैठे हुए हो, ठीक है, चेयर पे बैठे हुए हो सपोज, एंड देन इन फ्रंट ऑफ यू हैव अ टेबल और समथिंग, आप ऐसे बैठे हुए नॉर्मली। तो अगर आपके आई लेवल पे, मतलब जहाँ पे आपकी आंखें हैं बिल्कुल उस लेवल पे अगर मैं एक बड़ा सा शीट ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टली रख दूँ, दैट इज़ द हॉराइजन प्लेन गाइज, राइट, दैट इज़ द हॉराइजन प्लेन। तो हॉराइजन प्लेन इज़ हॉरिजॉन्टल, ओके, ये वाला जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल है। और अगर हम पिक्चर प्लेन की बात करें, सो दिस इज़ वर्टिकल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्चर प्लेन इज़ प्लेस्ड वर्टिकली। तो मतलब ये जो येलो में आपको दिख रहा है इट्स द पिक्चर प्लेन, जो आपको ब्लू में दिख रहा है इट्स द हॉराइजन प्लेन, जो कि इस बंदे के आई लेवल पे है, ठीक है। तो मतलब सपोज इस बंदे की जो आंखें हैं उसका लेवल है 6 फीट, थोड़ा सा 6 फीट से थोड़ा लंबा है ये बंदा, आंखें इसकी 6 फीट पे आ रही हैं। तो ये जो आपको ब्लू कलर का एक प्लेन दिख रहा है विच इज़ लाइक अ शीट ऑफ पेपर और समथिंग, दैट इज़ योर हॉराइजन प्लेन, ओके। ग्राउंड प्लेन होता है जो भी आपके स्केच में आपको लोएस्ट पार्ट विजिबल है ग्राउंड का। मतलब सपोज कि अगर आप कोई इंडोर स्केच बना रहे हो, राइट, इफ़ यू आर मेकिंग लाइक अ बेडरूम और समथिंग, तो बेडरूम में फ्लोर है ग्राउंड प्लेन, क्योंकि फ्लोर से नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा, राइट, फ्लोर से नीचे कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस आपको नहीं दिख रहा है। और अगर आप सपोज कोई ऐसा स्केच बना रहे हो विच इज़ सपोज लाइक अ रोड है एंड देन यू हैव सम
बिल्डिंग्स और समथिंग लाइक दिस। तो इस सिनेरियो में जो आपका ग्राउंड प्लेन है दैट इज़ योर रोड, राइट। तो जो भी आपको लोएस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस विजिबल है दैट इज़ गोइंग टू बी योर ग्राउंड प्लेन। सो यू हैव टू कीप दीज प्लेन्स इन योर माइंड, एंड जब भी आप स्केच बनाओगे आगे रियलिस्टिक स्केच, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। एंड इवन जब मैं चीज़ें पढ़ा रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी पिक्चर प्लेन वर्ड का, हॉराइजन प्लेन वर्ड का एंड ग्राउंड प्लेन वर्ड का। सो दिस वॉज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको दोबारा इसको समझना है यू कैन रीप्ले द वीडियो, बट इसको समझ लो अच्छे से। इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ इट ऑल्सो इन योर नोटबुक एंड यू कैन कीप मेकिंग स्केचेस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड कीप मेकिंग नोट्स, क्योंकि जब आपको रिविजन करना होगा तो आप वीडियो दोबारा नहीं देखोगे, आप नोट्स से ही रिवाइज करोगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग। ओके, अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो ग्राफिकल प्रोजेक्शंस हैं ये सारे डिफरेंट टाइप के स्केचेस हैं जो हम अपने शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इन सारे टाइप्स के स्केचेस को समझेंगे और सबका यूज़ भी समझेंगे, बिकॉज अलग अलग टाइप के स्केचेस हैं, हर टाइप के स्केच का अपना यूज़ होता है। अब तुम हो सकता है कि अभी समझ नहीं पा रहे होगे कि अलग अलग टाइप के स्केचेस क्या होते हैं, अभी समझ में आएगा, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ स्केच। तो अभी हम पैरेलल प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये जो पूरा पार्ट है ये पैरेलल प्रोजेक्शन है। इसमें भी हम लोग ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी जो हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं दैट इज़ मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, दिस फर्स्ट थिंग। आगे के भी हम अभी कवर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर लर्निंग मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज़ एंड इस टाइप की स्केचिंग का कहाँ पे यूज़ होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक बहुत बेसिक को समझेंगे जो कि बहुत ऑब्वियस आपको साउंड करेगा, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 2 एप्पल्स दे रही हूँ एंड आई विल गिव यू 2 मोर एप्पल्स, तो आपके पास कितने एप्पल्स हो गए, तो आप बोलोगे 4 एप्पल्स हो गए, ठीक है। तो ये एडिशन का बहुत ही सिंपल ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको एडिशन पता होना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कोई बड़ा नंबर दे दूँ या कोई कॉम्प्लेक्स सा सम दे दूँ दैट यू हैव 216 एप्पल्स प्लस यू हैव 800 मोर एप्पल्स, अब आपके पास कितने हैं, देन यू विल गेट कन्फ्यूज, तब आप वो सिंपल लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज़ सीखेंगे तो उस लॉजिक से सीखेंगे कि 2 एप्पल आपको दिया, 2 और एप्पल दिया, कितने एप्पल, उतना सिंपल लॉजिक से सीखेंगे। उसके बाद चीज़ें कॉम्प्लेक्स करेंगे, ठीक है। तो चीज़ अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो ऑब्वियस लग सकती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ब्रो यू हैव अ क्यूब, ओके, आपके पास एक क्यूब है एंड अगर आप इस क्यूब को बिल्कुल सामने से देखो एंड एक फ़ोटो लो, सो यू हैव टू विजुअलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड, ठीक है। तो उसको सोचो अपने माइंड में जब तक चीज़ें सोच नहीं पाओगे स्केच कभी नहीं बना पाओगे। तो जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ उसको अपने माइंड में सोचते जाओ, ओके। यू हैव अ क्यूब, यू टेक योर कैमरा और लाइक योर फोन एंड आपने बिल्कुल सामने से उसकी फ़ोटो खींची। व्हाट विल यू सी? ड्रॉ दैट, स्केच इट आउट, ओके। तो आप लोगों ने क्या स्केच किया होगा? क्यूब, ओके, अ स्क्वायर बेसिकली, ठीक है। आपको एक स्क्वायर दिखेगा। अब ये आपने डायरेक्टली सोच लिया, ठीक है, बिकॉज ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसलिए आपने ये डायरेक्टली सोच लिया। बट अगर हम इसके कॉन्सेप्ट के पीछे जाएं कि यार इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो इट इज़ मोर लाइक दिस दैट आई एम गोना एक्सप्लेन यू नाउ। तो आपके माइंड में क्या है? आपके माइंड में है एक क्यूब विच इज़ समथिंग लाइक दिस, ओके। अब ये क्या चीज़ है जो यहाँ पे आपको दिख रही है? अब हमने जितने भी प्लेन्स पढ़े अभी तक, हमने 3 टाइप के प्लेन पढ़े, पिक्चर प्लेन, हॉराइजन प्लेन एंड ग्राउंड प्लेन, ओके। अब जो आपका वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन दिख रहा है वो सिर्फ पिक्चर प्लेन ही था, दैट मीन्स दिस इज़ द पिक्चर प्लेन, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम हमने तो बोला था कि पिक्चर प्लेन इंसान के सामने होता है, बट इसमें तो कोई इंसान ही नहीं है। तो ये अंडरस्टूड होता है कि अगर यहाँ पे पिक्चर प्लेन है दैट मीन्स यू आर समवेयर ओवर योर स्टैंडिंग, ओके। तो पिक्चर प्लेन बिकॉज हमारे सामने ही होता है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, एंड यू आर लाइक सीइंग दिस क्यूब इन फ्रंट ऑफ यू। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी इसके एजेस हैं क्यूब के, ठीक है, यू सी दीज एजेस, आई होप यू नो व्हाट इज़ लाइक एजेस, वर्टिसेस बेसिकली, कॉर्नर्स जो हैं, कॉर्नर्स से आप इस तरीके से सामने इमेजिनरी लाइंस लोगे ऑन द पिक्चर प्लेन, ठीक है।
So these lines will come like completely straight towards the picture plane and it will form a 90-degree angle, ठीक है. So it will intersect the picture plane, ठीक है. आपको ये माइंड में सोचना है ये चीज़ें. तो सपोज़ कि ये एक लेज़र बीम है और ये काफ़ी गर्म है एंड आपके सामने एक शीट ऑफ पेपर रखा हुआ है और आपने लेज़र चलाई तो एक डॉट बन जाएगा और शीट ऑफ पेपर हो सकता है वहाँ से फट जाएगा. तो यू विल गेट अ पॉइंट. From here also you will get a point, here also you will get a point, here also you will get a point. Okay, now you will get these dots on the picture plane. Now once you make these dots join, okay, once you make these dots join, you will get nothing but a square. So this was your sketch that you drew, right? अगर मैंने आपको डायरेक्टली भी पूछा कि आपको एक क्यूब सामने से कैसा दिखेगा तो आपने डायरेक्टली सोच लिया कि एक स्क्वायर दिखेगा. उसका कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे माइंड में है उसके कॉर्नर्स से जब हम प्रोजेक्शंस लेंगे, सो दीज लाइंस आर नोन एज बेसिकली प्रोजेक्शन लाइंस. तो जब हम प्रोजेक्शंस लेंगे, दीज आर ऑल्सो इमेजिनरी. सब कुछ इमेजिनरी चल रहा है, सब कुछ माइंड में चल रहा है. ये कॉन्सेप्ट्स हैं, रियल लाइफ में नहीं होते हैं ये. लेकिन अगर आपको चीज़ें स्केच करनी है तो आपको इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही सीखना पड़ेगा, बिकॉज स्केचिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इमेजिनरी थिंग ऑब्वियसली, राइट. तो हमने सारे कॉर्नर्स से प्रोजेक्शन लाइंस लिए, ठीक है, और पिक्चर प्लेन पे हमें एक प्रोजेक्शन मिला, ठीक है. क्या यही वो प्रोजेक्शन नहीं है जो आपने ड्रॉ किया था, विच वॉज अ स्क्वायर? सो एसेंशियली स्केचिंग इज नथिंग बट अ projection that you get on a picture plane from the object that you want to draw, and that projection is your sketch, ठीक है. तो ये जो प्रोजेक्शन आपको पिक्चर प्लेन पे मिलता है यही हमेशा आपका स्केच होता है. लाइक यू हैव टू रिमेंबर दिस. आई विल रिपीट वंस अगेन ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए. आपको पिक्चर प्लेन पे जो भी प्रोजेक्शन मिलेगा वही आपका स्केच होता है, राइट. सो स्केचिंग इज़ नथिंग बट प्रोजेक्शन गाइज. एक्चुअली में इसी को हम थोड़े और कॉम्प्लेक्स वे में समझेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. सो सपोज दैट इफ़ यू वांट टू टेक अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं. तो अभी स्क्वायर नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा हम ये ऑब्जेक्ट ले रहे हैं सपोज, ठीक है. तो अभी अगर मैं आपको पूछूं दैट यू नो व्हाट विल यू सी इफ़ यू क्लिक अ फोटोग्राफ फ्रॉम दिस साइड, राइट, व्हाट विल यू सी? तो अगर आप बिल्कुल सामने से फ़ोटो खींच रहे, दैट्स द कंडीशन, ठीक है. बिल्कुल आपने इसके सामने रखा है फ़ोन को एंड देन यू आर क्लिकिंग अ फोटोग्राफ, देन व्हाट यू आर सीइंग. तो अब आप थोड़ा सा सोचोगे कि यार क्या दिखेगा, ठीक है. ये स्लोप है तो क्या कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, या फिर ऐसे करके कुछ दिखेगा, ऐसा करके मे बी यू विल थिंक अबाउट इट, राइट. नॉट वेरी क्लियर मे बी राइट नाउ टू सम ऑफ यू. तो अब आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, बिकॉज अब कॉन्सेप्ट काम आएगा. तो कैसे यूज़ करोगे? फर्स्ट, जहाँ से भी आपको जिस भी तरफ का व्यू लेना होता है, स्केच बनाना होता है, वहाँ पे आप पिक्चर प्लेन प्लेस करोगे, ठीक है. पिक्चर प्लेन प्लेस करने का क्या मतलब है कि बेसिकली आप इधर आए और आप यहाँ पे बेसिकली खड़े हुए हो, एंड बिकॉज पिक्चर प्लेन बिल्कुल हमारे सामने होता है तो यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड देन आपको क्या करना है? यू नीड टू टेक सम इमेजिनरी लाइन्स लाइक दिस, जो कि 90 डिग्री पे होना चाहिए पिक्चर प्लेन के, राइट. सो यू गोना टेक दीज इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है. हो सकता है कि इसमें ड्राइंग करने में थोड़ा एरर हो, बट बात उसकी नहीं है कि मैं ड्रॉ क्या कर रही हूँ, बट कॉन्सेप्ट की है. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट. आपने इस तरीके से कुछ लेजर्स चलाए फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड देन यू विल गेट सम पॉइंट्स ऑन द शीट ऑफ पेपर, राइट. सो मे बी दीज विल बी द पॉइंट्स, राइट. अब आपको क्या करना है? यू विल जॉइन दीज पॉइंट्स लाइक दिस. तो ये जो आपको स्लैंटिंग सर्फेस दिख रहा है, दिस विल जस्ट बी विजिबल टू यू लाइक अ रेक्टेंगल. आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा ऐसा, ठीक है. एंड उस तरफ से भी अगर आप थोड़ा इमेजिन करोगे ना, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टेक योर टाइम टू इमेजिन, जस्ट पॉज दिस वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड इट. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. तो अगर आप यहाँ से इस पार्ट के कॉर्नर्स से करोगे तो आपको एक ये दिखेगा, ठीक है, और नीचे वाला भी दिखेगा, ये दिखेगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट दिस पार्ट
will not be visible, this part will not be visible, so these areas will also not be visible, this is also not going to be visible. तो सिर्फ आपको ये सामने के जो surfaces हैं ये बस ये दिखेंगे and this is going to be your sketch, राइट. तो जो आपका ये इस साइड का स्केच था, फ्रंट व्यू का स्केच, ये आपको प्रोजेक्शन पे भी मिलेगा पिक्चर प्लेन पे एंड यही आपका स्केच है. सो स्केचिंग इज़ नथिंग बट प्रोजेक्शंस. नाउ आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट द टाइप ऑफ स्केच दैट वी आर गेटिंग राइट नाउ थ्रू दिस कॉन्सेप्ट इज़ नेवर गोइंग टू बी अ 3-dimensional स्केच. ओके, क्या मतलब होता है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, आपको ये एक्सेस तो दिखेगा, ये एक्सेस भी दिखेगा, बट इस एक्सेस पे जो कि आपका जेड एक्सेस रहेगा ना, इस पे जो चीज़ें हैं जैसे ये सरफेस या ये सरफेस या ये कभी नहीं दिखने वाला है. ठीक है, इनफैक्ट दिस सरफेस ये भी आपको नहीं दिखने वाला है. तो जो आपके जैसे पिक्चर प्लेन के उधर परपेंडिकुलर एक्सेस पे जो भी सर्फेसेस बन रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी नेवर बी विजिबल. तो आपको सिर्फ फ्रंट के सर्फेसेस दिखने वाले हैं. दैट इज़ यू गोना गेट 2D स्केच, 2-dimensional स्केच आपको मिलने वाला है अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस करते हो इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन. तो हम लोगों को 2D स्केचेस मिल रहे हैं. अब आप सोचोगे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लाइक दीज 2D स्केचेस, मतलब इसको हम 2D स्केच क्यों बनाएंगे, हमें तो 3D में बनाना सीखना है, रियलिस्टिक सीखना है, तो ये 2D स्केचेस क्यों सीख रहे हैं हम? तो गाइस बेसिकली इसका आर्किटेक्चर पे बहुत बड़ा यूज़ है 2D स्केचेस का. क्या यूज़ है? लाइक इफ़ यू हैव एवर नोटिस्ड एनी प्लान, यू नो दिस इज़ अ प्लान इज़ लाइक कि एक घर का प्लान होता है, राइट, जिसमें आपको वॉल्स विजिबल होती हैं, डोर्स विंडोज़ चीज़ें विजिबल होती हैं. ठीक है, कभी भी आप इस तरीके के स्केच बना के तो डायरेक्टली घर डिज़ाइन नहीं कर सकते हो, है ना. ऐसा नहीं कि आपने 2-4 स्केचेस बना लिए और घर बनने लग गया. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि इस स्केच में कोई भी ये नहीं बता सकता कि इस रूम का साइज़ क्या है, यू नो. ना तो इसमें हम मार्क कर सकते हैं कि रूम का साइज़ क्या है, चीज़ों का साइज़ क्या है, ना तो समझ में आने वाला है. बिकॉज ऑल्दो इट्स अ रियलिस्टिक स्केच, लेकिन इसमें मार्किंग पॉसिबल नहीं है, डायमेंशंस दिखाना पॉसिबल नहीं है. एंड इन आर्किटेक्चर इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग विदाउट डायमेंशंस तो उसका कोई खास यूज़ नहीं होता है. तो मोस्ट ऑफ द ड्राइंग्स दैट यू विल मेक इन आर्किटेक्चर शुड हैव डायमेंशंस, शुड हैव द प्रॉपर आइडिया एंड नॉलेज ऑफ स्केल कि कितना बड़ा है. तो ये चीज़ें जो आप बनाते हो स्केचेस, वो इनिशियल स्टेजेस पे बनाते हो जब आप आइडिया आपका रफ है, आप बस अभी सोच रहे हो, यू नो, यू कैन इरेज एंड यू कैन रिप्लेस एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू मेक. बट उसके बाद जब आप फाइनल ड्राइंग्स बनाना शुरू करते हो तो वो आपके 2D स्केचेस से स्टार्ट होते हैं. एंड देन यू कैन मेक 3D मॉडल्स ऑल्सो, यू कैन मेक दोज 3D रेंडर्स जो कि आप सॉफ्टवेयर में बनाते हो. बट वो बहुत बाद की चीज़ें होती हैं, वो तब है जब फाइनल चीज़ें हो गई हैं. पर जब आप एक्चुअली में अपने माइंड में कुछ रफ फाइनलाइजेशन करने के बाद जब आप ड्राइंग्स बनाना शुरू करते हो, ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 2-dimensional. बिकॉज जब तक चीज़ें 2-dimensional नहीं है तब तक वो एक्चुअली में कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती हैं साइट पे. ठीक है, साइट पे जब चीज़ें कंस्ट्रक्ट होंगी तो सिर्फ उसके डिमेंशंस देखे जाएंगे कि कहाँ पे क्या है, कितना बड़ा है, एंड वॉल्स पिलर्स उस तरीके से स्टार्ट होता है. तो उसका कोई 3D चीज़ों का कोई काम होता ही नहीं है. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्केच, राइट. ये भी तो एक टाइप ऑफ स्केच है, इट्स ऑल्सो अ ड्राइंग. इसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग, राइट. तो ये आपके 2-dimensional ही होते हैं, 3D नहीं है इसमें. लाइक अगर यहाँ पे वॉल है, ठीक है, इस तरीके से वॉल है तो वो विजिबल नहीं है इसमें. ठीक है, तो ये 2-dimensional स्केच कैसे आया इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ. तो बेसिकली जो आपके माइंड में आइडिया है विच यू विल मे बी स्केच इट आउट और इट विल बी देयर इन योर माइंड, अगर आप उसको सोचो कि आपने उसको हाफ में कट कर दिया, ठीक है, हाफ में कट कर दिया जहाँ से आपके डोर्स विंडोज़ सारी चीज़ें आपकी कट हो रही हैं. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, दिमाग में ये सोचना है कि पिक्चर प्लेन आप ऊपर प्लेस करते हो इस तरीके से. ठीक है, तो मतलब आप ऊपर से इसको देख रहे हो. ठीक है, इस तरीके से आप ऊपर से देख रहे हो. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क कर रहा है. कि आपने जो ये कॉर्नर्स हैं, मे बी वॉल के जो कॉर्नर्स हैं, आपने इस तरीके से प्रोजेक्शंस लिए, राइट, ऑन द पिक्चर प्लेन. तो आपको क्या दिखने वाला है, यू गोना सी द पार्ट ऑफ दिस वॉल लाइक दिस, यू गोना सी दिस पार्ट ऑफ द वॉल लाइक दिस, है ना. आपको थोड़ा गैप दिखने वाला है बिकॉज यहाँ पे विंडो दिख रही है, राइट. तो ये आपको दिखने वाला है थोड़ा डार्क
फिर ये दिखने वाला। अब विंडो की जो ये नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, और जो ये नीचे वाली लाइन है, दूसरी लाइन विंडो की जो दिख रही है, तो ये क्या होता है ना, ये हम लाइटली बनाते हैं और या फिर डैश में बना सकते हैं टू शो कि ये पार्ट कट नहीं हो रहा, ये नीचे इस तरीके से। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना, बहुत सारी चीज़ें जब आप जैसे इस तरीके से इसको बनाएंगे, जैसे ये रहा इस तरह का वॉल है यहाँ, देन हियर ऑल्सो देयर इज़ अ वॉल, हियर ऑल्सो देयर इज़ अ वॉल, बट बीच में विंडो है, तो यहाँ पे अब आप डॉटेड लाइंस बना सकते हो टू शो कि जो पार्ट यहाँ पे है नीचे है। या फिर इसको लाइट में बनाते हैं, इतना डार्क नहीं, ठीक है, इसको आप रेंडर करते हो कि यार ये पार्ट्स हैं जो कि कट हो रहे हैं क्योंकि हमने कट किया। तो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट। इसको समझे बिना आप कोई ड्राइंग बना ही नहीं सकते, आर्किटेक्चरल ड्राइंग। तो ये 2 डिमेंशनल स्केचेस बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर हम लोग सेक्शन की भी बात कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ सेक्शनल व्यू, राइट। ये तो थोड़ा सा 3D में है, तो इट इज़ नॉट अ कंप्लीट आई गेस सेक्शनल व्यू, ठीक है। तो ये थोड़ा 3D में, क्योंकि आप देख सकते हो कि रूफ भी दिख रहा है, ये वॉल का पार्ट भी दिख रहा है, बट एक्चुअली में जब आप सेक्शन को बनाते हो आर्किटेक्चर में, तो जो आपको ये ब्लैक में चीज़ें दिख रही हैं ना, ये आपको दिखेंगी मेजरली, ठीक है। इसके अंदर तो यू कैन ऑल्सो इमेजिन इट, क्योंकि ये मैंने आपको जो फ़ोटो दिया है ये समझाने के लिए दिया है कि सेक्शन कैसे बनता है। तो आपको ये सोचना है कि आपका जो भी चीज़ है माइंड में, जो भी आपका आइडिया है, उसको आपने कट किया इस तरीके से, एंड देन इन फ्रंट ऑफ यू यू प्लेस अ पिक्चर प्लेन, ठीक है। उसके बाद आप सारे कॉर्नर्स से प्रोजेक्शंस ले रहे हो, राइट। तो आपको ये रूफ नहीं दिखने वाला, आपको ये वॉल नहीं दिखने, तो समझ रहे हो। तो ओनली द 2 डिमेंशनल एस्पेक्ट्स यू आर गोना सी। अब तुम सोचोगे कि इतना सब कुछ हम माइंड में कैसे सोचेंगे जब हम आर्किटेक्चर करेंगे। अभी एग्जाम के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं यार, तो वही तो सीखोगे ना 5 साल में। डिफ़िकल्ट है चीज़ें, आपको सोचना पड़ता है बहुत कुछ बनने से पहले। एक आर्किटेक्ट के माइंड में वो सब चीज़ें पहले ही बन जाती हैं जो अभी तक है भी नहीं इस दुनिया में। तो दैट्स व्हाट यू गेट ट्रेन्ड फॉर, एंड योर विजुअलाइजेशन विल इम्प्रूव ओवर टाइम। तो द कॉन्सेप्ट इज़ दैट, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि 2 डिमेंशनल स्केचेस की क्या इंपॉर्टेंस है। एंड एग्ज़ाम में डायरेक्टली ये चीज़ तो नहीं पूछी जा सकती है कि सेक्शन बनाओ या प्लान बनाओ। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं सिंपल, आपको ऐसा एक वो दे दिया जाएगा, एंड ये ड्राइंग पार्ट में नहीं आएगा, ये एप्टीट्यूड पार्ट में आएगा कि आपको इस तरीके से एक फिगर दे दिया जाएगा, एंड आपको बोला जाएगा कि if you like identify the correct front view you will get 4 options, जिसमें 4 डायग्राम्स होंगे, उसमें से एक डायग्राम करेक्ट होगा जो कि ये वाला होगा, बाकी 2 डायग्राम्स कुछ रॉन्ग होंगे, एंड देन यू विल हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा सोचोगे, यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर। तो दैट इज़ द थिंग गाइज, कि आपको ये पूरा मल्टी व्यू का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस किया, बिकॉज ये ओवरलैप करता है इवन फ्रॉम योर एप्टीट्यूड सिलेबस। तो एप्टीट्यूड में भी जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, स्पेशली 2D 3D विजुअलाइजेशन का, तो ये ओवरलैप होता है। दैट इज़ वाई थोड़ा सा मैंने इस पर ज़्यादा टाइम दिया है। तो ये था हमारे पहले टाइप का स्केच विच वॉज मल्टी व्यू, ठीक है। अब गाइज एक और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें समझनी है कि मल्टी व्यू प्रोजेक्शन में ना हमें ये समझना है कि हमें Z एक्सिस नहीं बनाना होता है या दिखाना होता है अपने स्केचेस में, ठीक है। Z एक्सिस का कोई भी पार्ट हमें नहीं दिखाना होता, सिर्फ X एक्सिस Y एक्सिस, दैट्स इट। तो जब हम एक मल्टी व्यू प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो अगर हमारे पास इस तरीके से एक क्यूब है, सो यू हैव टू ईदर प्लेस द क्यूब कंप्लीटली लाइक इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन, ठीक है। प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ अभी। अगर आपने प्लेसमेंट चेंज कर दिया ना, तो आपका पूरा लाइक गेम चेंज हो सकता है। तो इधर यू कैन प्लेस इट लाइक दिस, और यू कैन लाइक रोटेट इट वर्टिकली। मतलब आप इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हो कि पिक्चर प्लेन अभी भी यहाँ पर है, बट आपने थोड़ा इधर घुमा दिया, या या दूसरे साइड से देख रहे हो, मतलब जैसे ये साइड आपका विजिबल हुआ है इसमें, ठीक है। या फिर आपने इस तरीके से घुमा दिया, तो अभी कॉर्नर वाला पार्ट विजिबल हो गया, एंड देन हियर ओनली यू हैव द पिक्चर प्लेन। तो आप इसको वर्टिकली घुमा सकते हो, वर्टिकल एक्सेस पे आप इसको घुमा सकते हो, ठीक है। बट आप इसको ऐसे नहीं घुमा सकते हो जैसे अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो यू कैन नॉट कीप एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन लाइक दिस। जो आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना यहाँ पे,
ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, यू कैन कीप इट लाइक वर्टिकली, आप इसको कैसे भी रोटेट कर सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल थिंग। अगर आप इसको वर्टिकली रोटेट करते हो ऐसे एंड देन यू टेक द प्रोजेक्शंस, सो थिंक इट इन योर माइंड, विजुअलाइज करो कि क्या होगा अगर आपने एक क्यूब ऐसे रखा हुआ है, वर्टिकली आपने घुमा दिया और सामने आपने पिक्चर प्लेन रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज द टॉप व्यू दैट आई हैव मेड ओवर हियर। तो क्या होगा, यहाँ से प्रोजेक्शन जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, व्हाट यू विल गेट इज अ स्मॉलर रेक्टेंगल, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा स्मॉल है, ये पार्ट थोड़ा बिग है, तो यू विल गेट टू सी अ स्मॉलर क्यूब, रेक्टेंगल, वट एवर, एंड यहाँ पे थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल दिखेगा, दिस इज वॉट यू विल सी, राइट। तो आपको अभी भी ये वाला सरफेस नहीं दिखा, जेड एक्सेस वाला, या फिर आपको ये वाला सरफेस नहीं दिखा, या ये वाला सरफेस नहीं दिखा, राइट। आपको जेड एक्सिस का कोई पार्ट नहीं दिख रहा है, तो आपको ये दो रेक्टेंगल्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ आया थोड़ा पॉज लो, सोचो, समझ में आ जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से नहीं रोटेट कर सकते हो, मतलब अब आपने ऐसे रोटेट कर दिया कि मतलब आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ओके। तो इसको आपको सीधा रखना है बेसिकली, जो ये वाली लाइन है ना, इट शुड बी लाइक वर्टिकल, आप इसको टेढ़ा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने टेढ़ा करा तो आपको दूसरे टाइप के स्केचेस मिलेंगे, जो कि अब हम देखेंगे कि क्या है। सो वी विल टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ स्केचिंग नाउ। सो ग्राफिकल प्रोजेक्शन का हमने मल्टी व्यू की बात कर ली है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं, अगर तुम चाहो एंड यू हैव टाइम, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट ट्राई टू मेक दिस क्वेश्चन, लाइक यू कैन ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिस, ठीक है। इससे आपको मल्टी व्यू प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट विल बी अ लिटिल बिट टफ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप शायद इसको बना ही लोगे अपने आप से, क्योंकि हेल्प की ज़रूरत होती है। वाइल यू आर टेकिंग द क्लासेस, आपके पास टीचर्स होते हैं, आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो आपको हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, राइट। तो आप एक गार्ड रूम का प्लान, एलिवेशन और सेक्शन बनाओ कि एक गार्ड रूम है। अगर आपको पता नहीं है कि गार्ड रूम क्या होता है, तो आप उसको गूगल करो, आपको पता चल जाएगा। इट्स अ वेरी स्मॉल स्पेस। तो बेसिकली एंट्री एग्जिट जो होती है कई बिल्डिंग्स की, तो उसमें छोटा सा गार्ड के लिए एक रूम बनाया जाता है जहाँ पे वो बैठता है एंड देन एंट्री एग्जिट सब कुछ मैनेज करता है। तो इट्स अ वेरी स्मॉल स्पेस, एक कमरे का है बस। उसको अगर आपने आधे में कट किया, डोर्स विंडोज़ जहाँ पे हैं उसके साथ आपने हाफ में कट किया, आपने ऊपर पिक्चर प्लेन रखा, तो यू विल गेट द प्लान। अगर आपने वर्टिकली कट किया और फिर सामने से आपने 2D स्केच बनाया, यू विल गेट अ सेक्शन। एंड अगर आप एलिवेशन बनाना चाहते हो तो आपको कट करना ही नहीं है, ठीक है। सो एलिवेशन विल बी मोर लाइक समथिंग लाइक दिस, कि आपको एक स्ट्रेट कुछ दिखेगा, स्टेयर केसेस दिखेंगे, तो स्टेयर केस भी आपको इस तरीके से दिखने वाला है, राइट। आपको कोई वो नहीं दिखेगा, क्या बोलते हैं, मतलब 3D में नहीं दिखने वाला ये, ठीक है। देन हियर यू विल सी द डोर, मे बी हियर यू विल सी अ बिग विंडो लाइक दिस, एंड देन यू विल सी सम डिटेल्स ऑफ द विंडो, सिमिलरली डिटेल्स ऑफ द डोर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एलिवेशन है। तो ये तो बहुत सिंपल मैंने बनाया, बट देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आपको 2D में कैसे दिखने वाली चीज़ें। बहुत लोग गलती करते हैं इस पार्ट में भी, समझ गए चीज़ें, बट एक बार जब गलती करोगे और फिर सुनोगे टीचर से कि क्या गलती करी है, तो कॉन्सेप्ट और प्यार से क्लियर होता है और अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा फिर कॉन्सेप्ट। पर अभी बिकॉज ये क्विक वीडियो है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हर स्टेप में देना पॉसिबल नहीं है। तो अगर क्लियर हुआ तो भी ठीक, नहीं क्लियर हुआ तो आगे देखो, ठीक है, आगे देखो, कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे करके हो जाएगा क्लियर बाद में। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के भी 3 टाइप्स हैं, तो अब हम इस पे आए हैं। फर्स्ट वाला तो हमने कर लिया 2D वाला, सेकंड वाले पे आएंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट। ये इसमें 3 टाइप्स हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। तो ये तीनों ही अलग अलग टाइप के स्केचेस हैं जो आप बना सकते हो, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको आना चाहिए वो सिर्फ आइसोमेट्रिक है। बाकी का बस कॉन्सेप्ट भी पता होगा तो भी चलेगा, वो ड्रॉ करने के लिए नहीं आने वाला एग्जाम में, ठीक है। आइसोमेट्रिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो अब देखते हैं कि होता क्या है एक्सोनोमेट्रिक। सो अब इसमें सेम कॉन्सेप्ट रहता है, पिक्चर प्लेन कॉन्सेप्ट इज़ द सेम, कि आपके सामने एक पिक्चर प्लेन है। डिफरेंस क्या आया इसमें, जस्ट हाउ यू आर रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट नाउ।
तो पहले आप कैसे रोटेट कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप बिल्कुल सामने से रखो या वर्टिकली आप कैसे भी रोटेट कर सकते हो, बट आपको इस लाइन को टेढ़ा नहीं करना, ये लाइन आपका सीधा होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। बाकी आप कैसे भी रोटेट करो, बट दिस लाइन शुड बी स्ट्रेट वर्टिकल इन कंपैरिजन टू द पिक्चर प्लेन, इट शुड बी पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक एंगल पे इसको रोटेट कर दिया, इसको टिल्ट कर दिया, बेसिकली यू आर टिल्टिंग इट। अर्लियर यू वर जस्ट रोटेटिंग इट, नाउ यू आर टिल्टिंग इट टूवर्ड्स द पिक्चर प्लेन, राइट। तो अभी जब आप इसको टिल्ट करोगे और फिर जब आप प्रोजेक्शंस लोगे तो डेफिनेटली आपको ये पार्ट भी दिखने वाला है ना, ऊपर का पार्ट भी दिखेगा, तो आपको तीनों एक्सिस दिखने वाला है। आपको वाई एक्सिस भी दिखने वाला है, आपको एक्स एक्सिस का पार्ट भी दिखने वाला है, एंड आपको जेड एक्सिस वाला पार्ट भी दिखने वाला है, ऊपर वाला पार्ट भी आपको दिखने वाला है। सो यू गोना सी द ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशन, राइट। अब आप इसको टिल्ट कैसे कर रहे हो, बिकॉज देयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक वे यू कैन टिल्ट इट ना। हो सकता है आप इसको 45 डिग्रीज पे टिल्ट करो, है ना, हो सकता है दिस इज़ 45 डिग्री, और मे बी दिस इज़ 30 डिग्री, और मे बी दिस इज़ 20 डिग्री। सो इट्स अप टू यू दैट हाउ यू आर टिल्टिंग इट, राइट। तो अलग अलग तरीके से टिल्ट करने की वजह से हमें अलग अलग टाइप के स्केचेस मिलते हैं। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट, और इसको हम बहुत डिटेल में नहीं समझेंगे बिकॉज ज़रूरत नहीं है, बस इतना भी समझ गए हो तो भी भाई बहुत है, ठीक है। तो अगर आपने इसको एक सब कुछ सेम करके टिल्ट किया, मैं आपको ट्राई कर रही हूँ एक्सप्लेन करने का, समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो अगर आपने इसको ऐसे टिल्ट किया ना, लाइक दिस इज द पिक्चर प्लेन एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो इफ़ यू हैव टिल्टेड द ऑब्जेक्ट समथिंग लाइक दिस, कि यार यहाँ से 45 बना, यहाँ से 45 बना, 45 एंड इवन दिस एंगल इज 45, जो आपने ये टिल्ट करा है, राइट। तो आपने काफ़ी इक्वल तरीके से टिल्ट किया है इस ऑब्जेक्ट को इन रिस्पेक्ट टू द पिक्चर प्लेन, देन यू आर गेटिंग एन आइसोमेट्रिक स्केच। आइसोमेट्रिक स्केच मतलब भाई यहाँ जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो, ठीक है, कि पिक्चर प्लेन पे जो आपको प्रोजेक्शन मिलने वाला है, प्रोजेक्शन कैसे मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट है। कॉर्नर से हमने लाइंस ली, डॉट्स बने, उसको ज्वाइन किया, तो कुछ हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन मिलेगा, दैट इज़ दिस स्केच, द फर्स्ट स्केच, ठीक है। तो इतना ही समझना ज़रूरी था कि बस पर्टिकुलर वेज हैं जिसमें हम टिल्ट कर सकते हैं टू गेट दिस टाइप ऑफ अ स्केच, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इस स्केच को ड्रॉ कैसे करना है, दैट्स द मेन थिंग। आइसोमेट्रिक स्केच को ड्रॉ कैसे करना है, तो आइसोमेट्रिक स्केच को ड्रॉ करने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत सिंपल होता है कि आप बस कोई भी चीज़ बना रहे हो वो 30 डिग्री एंगल पे बनाओ। तो जैसे अगर ये लाइन है और एक आप वर्टिकल लाइन बनाओ, तो दिस शुड बी 30 डिग्री एंड दिस शुड बी 30 डिग्री। अगर आप एग्जाम में आइसोमेट्रिक स्केचेस ड्रॉ कर रहे हो तो आप डी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डी का यूज़ करके यू कैन मेक द स्केच, बहुत इजीली बन जाता है, ऐसा नहीं है। तो जब आप 3D कॉम्पोजिशंस वगैरह बना रहे हो या कोई कम ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, जब आपको स्पेसिफिकली जब ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं अगर सिर्फ, तो यू कैन यूज़ आइसोमेट्रिक स्केचेस ऑल्सो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्केच निकल के आता है। तो इसका यूज़ क्या होता है ना, दैट आई विल टेल यू नाउ। मेनली ज़रूरी नहीं है कि आपको आइसोमेट्रिक स्केच में ही बनाना है ऑब्जेक्ट को, मैं तो रेकमेंड करूँगी पर्सपेक्टिव में ही बनाओ, बट स्टिल इन सम केस, in some scenario, in some situation you might need to draw isometric sketches, आपको पता होना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले तो आप ग्रिड पे थोड़ा सा देख सकते हो, पर ग्रिड पे बस समझने के लिए आपको करना है। अल्टीमेटली आपको 30 डिग्री एंगल पे इस तरीके से, आपने एक बार ये लाइन बना दिया 30 पे, तो आप फिर पैरेलली ये लाइंस बना सकते हो, दीज लाइंस विल बी पैरेलल। आप इसको अगर चाहे तो अंदाजे से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम स्केचिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स नहीं बना रहे, सिर्फ स्केचिंग कर रहे हैं, फ्री हैंड रफ स्केचेस। सो आपने बस इस तरीके से 30 डिग्री पे बना दिया डी से। अब आप बस ट्राई करो कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल रहें, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके का स्केच मिलता है, राइट। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर आप ये फ्रिज देखो, इट इज़ ऑन 30 डिग्री, ठीक है। आप इस चेयर का देखो 30 डिग्री, ठीक है। कोई चीज़ आप यहाँ पे देख लो, कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो, सब 30 डिग्री एंगल पे ड्रॉ करे गए हैं। तो इस तरीके के स्केचेस आर्किटेक्चर में कहाँ काम आते हैं, बेसिकली ये काम आते हैं जब आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग रेडी है, मतलब प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस वगैरह आपके रेडी हैं, आपकी डायमेंशनिंग क्लियर है कि कहाँ कितने डायमेंशन का क्या बनना है, कहाँ क्या वॉल आने वाली है। 2D ड्राइंग्स जब आपके क्लियर हो जाते हैं तब आपको 3D ड्राइंग्स भी बनाने पड़ते हैं टू एक्सप्लेन द टीचर
अ लिटिल बिट इन मोर डिटेल, क्योंकि विजुअलाइज करना 3D चीज़ों को ज़्यादा आसान है 2D चीज़ों से। एक आर्किटेक्ट 2D को भी बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर लेता है। मैं अगर कोई भी प्लान देखूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो स्पेस कैसी होने वाली है, मुझे 3D की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई एम एन आर्किटेक्ट। बट कोई बंदा अगर आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से नहीं है तो उसको फिर बहुत दिक्कत आने वाली है चीज़ें विजुअलाइज करने में, स्पेशली अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, राइट। तो क्लाइंट को जब आप चीज़ें दिखाने वाले हो तो आप उसको इस तरीके से दिखाने वाले हो कि दिस इज़ द रूम दैट आई एम ट्राइंग टू डिज़ाइन बेसिकली। एंड यहाँ पे आप सारी डिमेंशनिंग भी कर सकते हो कि ये चीज़ इतनी बड़ी है, ठीक है, इस चीज़ का ये डायमेंशन है, तो यहाँ पे आप सारी डिमेंशनिंग कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे मार्किंग्स कर सकते हो, इसका साइज़ लिख सकते हो आप, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको क्लियरली समझ में भी आएगा, राइट। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि आप मार्किंग करो, डिमेंशनिंग करो रियलिस्टिक स्केच में, इट्स नॉट पॉसिबल, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रियलिस्टिक स्केचेस में आप डायमेंशनिंग नहीं कर सकते हो, रियलिस्टिक स्केचेस में आप बिल्कुल भी मार्किंग्स नहीं कर सकते हो, तो इतना एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है वो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे बेटर होता है, बेस्ट होता है आइसोमेट्रिक व्यू। अगर आप कभी भी कोई फ्लैट वगैरह खरीदने जाओगे ना आगे, तो आपको आइसोमेट्रिक व्यूज़ हमेशा देखने को मिलेंगे उसके ब्रोशर में। इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, लाइक एवरीबडी हु आर इवन सेलिंग देयर प्रोजेक्ट्स, आपको हर किसी के ब्रोशर में आइसोमेट्रिक व्यूज़ दिखेंगे, चाहे कोई भी बिल्डिंग हो, सिर्फ फ्लैट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्लाइंट के लिए ईजी होता है समझना एंड बिल्कुल डिस्टॉर्टेड नहीं होता है, उसका डायमेंशन क्लियर होता है, उसका स्पेस, उसका साइज़। आइसोमेट्रिक इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ स्केच टू प्रेजेंट योर आइडियाज़ टू द क्लाइंट बेसिकली, राइट। तो ये होता है आइसोमेट्रिक स्केच, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि क्या इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है यार इसकी। अब आपको अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई टू ड्रॉ दिस, ओके। सो यू कैन ड्रॉ अ 3D कॉम्पोजिशन। मैं आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं दे रही हूँ, बहुत ईजी चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यू कैन ड्रॉ अ 3D कॉम्पोजिशन यूजिंग क्यूबॉइड्स एंड पिरामिड्स इन आइसोमेट्रिक। तो आप सिर्फ क्यूबॉइड्स और पिरामिड्स ड्रॉ करने का ट्राई करो आइसोमेट्रिक में, ठीक है। तो स्केल से ड्रॉ करो प्रॉपर, ठीक है। आइसोमेट्रिक स्केच को ड्रॉ करो, टेबल भी आइसोमेट्रिक में ड्रॉ करो, क्यूबॉइड्स 3-4 ड्रॉ करो, 3-4 पिरामिड्स ड्रॉ करो, उसको शेडिंग करने का ट्राई करो। अब देखो आपके स्केच में बहुत ही प्यारा डिफरेंस आएगा एंड बहुत ही आपको इंस्टेंट एक रियलिस्टिकनेस दिखेगी अपने स्केच में। ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ वेरी रियलिस्टिक वे टू ड्रॉ, बट स्टिल अच्छा लगता है आइसोमेट्रिक भी 3D कॉम्पोजिशंस के लिए। इस तरीके से ड्रॉ करना बेसिकली, ठीक है। क्यूबॉइड्स वगैरह सिंपल से स्टार्ट करो, राइट। तो दिस वॉज इट अबाउट द आइसोमेट्रिक स्केचिंग। अगर हम बाकी स्केचेस को देखें तो अगेन जैसे अगर आपने इसको अलग अलग एंगल्स में अगर आपने टिल्ट किया ना तो आपको अलग अलग टाइप के स्केचेस मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने इक्वली टिल्ट नहीं किया हुआ है सारे पार्ट्स को, एंगल्स को, तो आपको डायमेट्रिक देखने को। तो डायमेट्रिक में क्या होता है, आपके 2 साइड्स सेम एंगल पे होते हैं, एक दूसरा होता है। और अगर आपने बिल्कुल ही रैंडम तरीके से टिल्ट कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ मतलब कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपने बिल्कुल रैंडम उसको टिल्ट किया हुआ है, या आप कोई रैंडम सा स्केच बना रहे हो एग्जाम में, तो अगर आप बना रहे हो क्यूब को, अगर आप ऐसे बना रहे हो, राइट, तो ये आपका ट्राइमेट्रिक स्केच होगा जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं आता इन टर्म्स ऑफ स्केचिंग। तो इसलिए डायमेट्रिक ट्राइमेट्रिक नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ चुके हो कि क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्शन, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। तो इसका जो प्रोजेक्शन लेने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इट्स नॉट ऑर्थोग्राफिक, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था ना, आई विल जस्ट शो यू। अभी तक जो हमने दोनों चीज़ें पढ़ी, एक्सोनोमेट्रिक और मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, इट वाज अंडर ऑर्थोग्राफिक। ये जो दोनों पार्ट्स हमने अभी तक पढ़े, इट वाज अंडर ऑर्थोग्राफिक, राइट, दीज टू बेसिकली, दीज टू। अभी ऑब्लिक वाला ऑर्थोग्राफिक नहीं है। क्यों? ऑर्थोग्राफिक क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखो, हो सकता है कि यार तुम्हें ये कॉन्सेप्ट लग रही हो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। पर्सपेक्टिव जब पढ़ोगे ना तब एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता है, पूरा प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, हम मिड से कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे, हाफ वे से कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे। तो वो अलग ही कॉन्फिडेंस होता है यार जो तुमको आएगा,
ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, जिसमें आप इस तरीके से स्ट्रेट लेते हो प्रोजेक्शन को 90 डिग्री पे, जो अभी तक हम ले रहे हैं, ठीक है। ये होता है आपका ऑर्थोग्राफिक। अगर आप ऑब्लिक की बात करो, ऑब्लिक में जब हम प्रोजेक्शन लेते हैं ना तो टेढ़ा लेते हैं इस तरीके से, इट्स नॉट एट 90 डिग्री एंगल एंड यू गेट अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रोजेक्शन थ्रू दैट, ठीक है। आपने इस तरीके से प्रोजेक्शन लिया, आपको कुछ डॉट्स मिले, आपने उसको कनेक्ट किया, यू गेट अ स्केच। द टाइप ऑफ स्केचेस यू विल गेट थ्रू ऑब्लिक इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। तो वो किस तरीके से होता है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो इसमें आपको पूरा फ्रंट व्यू दिखता है क्लियर जैसा जो है वो, और फिर आपको साइड से दिखता है पार्ट। तो कैविलियर होता है, कैबिनेट, इट्स डिपेंडेंट ऑन दैट एट व्हाट एंगल यू हैव टेकन द प्रोजेक्शन, तो उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, तो ये इतना यूजफुल नहीं होता है फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ नॉट मच यूजफुल स्पेशली फॉर नाटा एंड GBR, बट जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट आई हैव जस्ट गिवन 2 पेजेस इन माई बुक फॉर दिस पार्ट ऑल्सो, बिकॉज जब आप ग्राफिकल प्रोजेक्शंस पढ़ रहे हो तो कोई पार्ट मिस नहीं होना चाहिए यार, आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए क्लियर डिटेल में। अब हमारा आएगा मेनली perspective projection, which is our main topic. Alright guys, so before we start with perspective projection, अभी तक जो हमने जो भी पढ़ा है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने मल्टी व्यू प्रोजेक्शन कवर किया, राइट। सो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन वाज दिस वन, जिसमें हमने समझा कि यू प्लेस द ऑब्जेक्ट, जिसमें आपका ये जो लाइन होता है इट शुड ऑलवेज बी पैरेलल टू द लाइन ऑफ द पिक्चर प्लेन, ठीक है। आप इसको टिल्ट नहीं कर सकते हो लाइक द आइसोमेट्रिक वन। तो आइसोमेट्रिक वाला जो पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में स्पेशली इन JEE के एग्जाम, इवन इन नाटा, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको आइसोमेट्रिक स्केचेस बनाने पड़ सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या क्वेश्चन आएगा, सो देयर वाज वन क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू शो यू जो एग्जाम में पहले आया हुआ है। तो दिस वाज अ क्वेश्चन विच केम इन द JEE एग्जाम। तो ये आपको समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए आपको आइसोमेट्रिक भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो द क्वेश्चन वाज गिवन इमेज शोज पेंटिंग बाय एन आर्टिस्ट, कंसिडर इट एज अ प्लान ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको पता है कि प्लान क्या होता है, ठीक है। इट्स मोर लाइक अ मल्टी व्यू प्रोजेक्शन फ्रॉम द टॉप, कीपिंग सेम proportion of the rectangles shown in the image, give them height and develop interesting 3D composition, use cool color scheme to render the composition, okay। तो इसमें आपको कलर भी करना है, आपको 3D composition बनाना है, और आपको इस प्लान के हिसाब से 3D कॉम्पोजिशन बनाना है। तो सिंपल है, ये आइसोमेट्रिक में बनेगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव में अगर आप ये बनाओगे तो नहीं बन पाएगा, इवन प्रपोर्शंस आप सेम नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज़ कि आप सबसे पहले एक जो बेस है उसको आप आइसोमेट्रिक में बनाओ। तो अभी मैं इसे रैंडमली बता रही हूँ, बट आपको ये जो एंगल्स रखने हैं वो रखने हैं 30-60 डिग्री पे, ठीक है। बेसिकली 30-60 ऐसे हम लेते हैं कि आइसोमेट्रिक में ये एंगल रहते हैं। तो 30 डिग्री का जो ये एंगल है, यू कैन यूज़ अ D फॉर दिस, एंड देन द अदर लाइन्स विच यू आर मेकिंग, ये आपको पैरेलल बनाना है। तो एक इस तरीके का एक स्केल भी आता है, यू मस्ट हैव seen this also and it's in everybody's geometry box। तो इसके यूज से आप easily parallel lines बना पाते हो, ठीक है। तो how you can make the isometric sketches on the sheet of paper, it's a completely different concept, and उसके लिए हमें भी 2-3 क्लासेस चाहिए होती हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी, and then we can practice it together। but major concept यही रहता है और इतना भी कोई difficult नहीं है, ठीक है। तो 30-30 डिग्री के एंगल पे आप बनाओ, एंड देन सिंपली आपको जो वो प्लान है उसको प्रपोर्शनेटली यहाँ पे बनाना है, जो भी आपको दिख रहा है। मतलब सपोज आई एम नॉट सीइंग द एग्जैक्ट थिंग राइट नाउ, बट इस तरीके से, राइट। एंड देन आफ्टर यू मेक द प्लान प्रपोर्शनेटली ऑन इन द आइसोमेट्रिक, देन यू सिंपली हैव टू गिव इट अ हाइट। तो हाइट जब आप दोगे तो उसको मतलब कोई चीज़ आपने जैसे लंबी बना दी, फिर कोई पार्ट आपने थोड़ा छोटा रखा, तो यू हैव टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग, ताकि एक बढ़िया सा 3D कॉम्पोजिशन निकल के आए। सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन वॉज सपोज टू बी सॉल्व, एंड ये पूरा प्योर आइसोमेट्रिक स्केचिंग का क्वेश्चन आया था। तो जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो जो भी मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ किसी में से भी आ सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू, अच्छा जो ये वाला कॉन्सेप्ट है मल्टी व्यू का, इसमें तो आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज 200 मार्क्स में से आई थिंक अराउंड 60 to 80 मार्क्स का तो सिर्फ ये अकेला कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन द एप्टीट्यूड पार्ट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइज, जो आपको डेफिनेटली समझना है, ठीक है। ऑब्लिक
वॉज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस वी हैव अंडरस्टूड, दिस वी हैव अंडरस्टूड. नाउ वी आर कमिंग टू पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव इज द ओनली टाइप ऑफ स्केचिंग दैट विल गिव यू रियलिस्टिक स्केचेस. मतलब जो हम एक्चुअली में फोटोग्राफ में जैसी चीज़ें देखते हैं वैसा अगर आपको ड्रॉ करना है तो वो आपको पर्सपेक्टिव में ही मिलने वाला है. तो यहाँ पे अभी हो क्या रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. देखो सारी चीज़ें सेम है, पिक्चर प्लेन है, इसमें ग्राउंड प्लेन रहेगा, हॉराइजन प्लेन रहेगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम, जस्ट अ स्मॉल डिफरेंस इज देयर. तो वो क्या डिफरेंस है कि जो तो पर्सपेक्टिव में क्या रहेगा कि जो ये आपका ऑब्जेक्ट है वो आप रखोगे इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन. ठीक है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से टिल्ट करते हो, यू नो लाइक ऐसे, या स्ट्रेट रख रहे हो या वर्टिकली रोटेट कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन दैट आपको अलग अलग टाइप के पर्सपेक्टिव स्केचेस मिलते हैं. ठीक है, दैट वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट लेटर. बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नॉर्मल इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन ओनली यू हैव केप्ट दिस ऑब्जेक्ट, तो अब हम इसमें करना क्या होता है कि पहले हम क्या कर रहे थे, वी वर टेकिंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस. मतलब हम कॉर्नर से 90 डिग्री पे प्रोजेक्शंस ले रहे थे टू द पिक्चर प्लेन. इस केस में आप ये नहीं करते हो. ठीक है, इन पर्सपेक्टिव व्हाट यू डू इज यू टेक ऑल द प्रोजेक्शंस पासिंग थ्रू द पिक्चर प्लेन. मतलब पिक्चर प्लेन को काटते हुए निकल जाएगा ये. ठीक है, सो इट विल पास थ्रू द पिक्चर प्लेन एंड इट विल गो टू अ पॉइंट. ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्टेशन पॉइंट. ठीक है, तो आप इसको कैसे समझ सकते हो, दिस पॉइंट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव क्लिक्ड द फोटोग्राफ. क्योंकि हम लोग फोटोग्राफ के उसमें समझ रहे हैं कि हमें क्लोज बनाना है टू अ फोटोग्राफ, राइट. तो जहाँ से, जिस पॉइंट से आपने फोटोग्राफ खींची है, तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है. कोई रूम हो सकता है, कोई स्ट्रीट व्यू हो सकता है, किसी टेबल पे कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हो सकते हैं, तो इट कैन बी एनीथिंग, राइट. तो वो जो पॉइंट है जहाँ से आपने फ़ोटो खींची है वो आपका स्टेशन पॉइंट होता है. एंड इन स्केचिंग दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप ये सोच भी सकते हो क्योंकि अगर आप एक रूम में खड़े हो, ठीक है, अगर आप एक रूम को लेफ़्ट साइड से खड़े होकर व्यू करते हो और राइट साइड से खड़े होकर व्यू करते हो या मिडिल से खड़े होकर व्यू करते हो, फ्रॉम एवरी पॉइंट यू विल गेट अ डिफरेंट फोटोग्राफ, राइट. तो अगर आपको अलग अलग फोटोग्राफ्स मिल रही है, मतलब अलग अलग टाइप के स्केचेस आपको मिलेंगे जो आपको बनाने होंगे. दैट इज़ वाई दिस पॉइंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. तो अभी हम लोग स्ट्रेट नहीं ले रहे हैं परपेंडिकुलर, बट हम लोग सारे प्रोजेक्शंस को एक पॉइंट पे लेके जा रहे हैं विच इज़ नोन एज द स्टेशन पॉइंट. नाउ गाइज, इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव स्केचिंग, आपको ये डायग्राम्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव स्केचेस क्या होते हैं. ठीक है, फिर बनाना सीखेंगे आफ्टर ऑल. तो सबसे पहला है स्टेशन पॉइंट विच यू ऑलरेडी नो, कि जहाँ से या तो आप देख रहे हो या जहाँ से आपने फोटोग्राफ खींची है, दैट इज़ गोइंग टू बी द स्टेशन पॉइंट. स्टेशन पॉइंट के सामने हमारा पिक्चर प्लेन है. तो पिक्चर प्लेन, अगर आप यहाँ पे खड़े हो एंड यू आर व्यूइंग, तो पिक्चर प्लेन बिल्कुल आपके सामने होता है. दिस कॉन्सेप्ट वी ऑलरेडी नो, तो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है ये. ठीक है, कन्वर्जिंग लाइन्स या प्रोजेक्शन लाइन्स आप बोल सकते हो, विच यू नो स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट विल go towards the station point in perspective sketching. ठीक है, तो ये हो गया. तो पिक्चर प्लेन से पास होंगे. तो इस केस में भी सपोज दिस इज़ अ लेज़र, इस केस में भी पॉइंट्स तो ज़रूर बनेंगे ही, है ना. ऐसा नहीं कि पॉइंट्स नहीं बनेंगे. तो जब ये पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन्स के थ्रू जब ये पॉइंट्स बनेंगे ऑन द पिक्चर प्लेन, तो आप इन पॉइंट्स को जब मीट कराओगे ना, तो यू विल गेट अ स्केच. आपको कोई स्केच या आपको कुछ दिखेगा यहाँ पे, कोई फिगर, यही आपका स्केच होता है एक्चुअली. दिस इज़ व्हाट पर्सपेक्टिव स्केच इज़. तो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो कि पर्सपेक्टिव स्केच जो है वो आता कहाँ से, इमर्ज कैसे हो रहा है. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शंस यू हैव अंडरस्टूड, लेकिन इसको ड्रॉ कैसे करना है डायरेक्टली ऑन द शीट ऑफ पेपर, वो थोड़ा अलग तरीका है. ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो भी आप समझ सकते हो उससे. सपोज हमने मल्टी व्यू पढ़ा, ठीक है, तो मल्टी व्यू में हमने पढ़ा कि 2D हमें बनाना होता है. अब ये तो हम समझ गए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, पर 2D स्केचेस बनाने कैसे हैं, तो वो तो बहुत सिंपल है. बट स्टिल अगर मैं उस वे में आपको समझाऊं कि यू हैव टू मेक अ वर्टिकल लाइन, आपको 90 डिग्री पे एक दूसरा लाइन बनाना है, सो यू हैव टू यूज़ स्केल, यू हैव टू यूज़ प्रॉपर 90 डिग्री एंगल्स. तो ये तरीका हो गया बनाने का. ठीक है, अगर सेम हम आइसोमेट्रिक की भी बात करें
तो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो कि 30 डिग्री एंगल पे आएगा, एक तरीके से रोटेट करा जाता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन, देन यू टेक द प्रोजेक्शंस, वो आइसोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब आपको डी यूज़ करना है या कंपास यूज़ करना है, ठीक है, आपको ये ट्रायंगुलर स्केल यूज़ करना है, तो फिर आपको ये 30 डिग्री एंगल बनाना है, देन यू हैव टू मेक पैरेलल लाइंस। तो इसके लिए भी आप ये वाला स्केल यूज़ करते हो टू मेक द पैरेलल लाइंस। तो इसको भी करने का तरीका होता है। तो बेसिकली इसको करने का ये तरीका होता है कि यहाँ पे आप एक नॉर्मल स्केल रखते हो, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप ये वाला जो आपका टी स्केल है या ट्रायंगुलर स्केल है, आप वो रखते हो। तो आपको अपने आप इफ़ यू मूव द स्केल अपवर्ड, तो आप जैसे जैसे स्केल ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पे यू विल गेट दीज पैरेलल लाइंस। तो ये तरीका होता है आइसोमेट्रिक को शीट पे ड्रॉ करने का, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव में भी ऐसे ही शीट पे ड्रॉ करने का एक तरीका होता है। दैट इज़ व्हाट द मेजर थिंग विल बी। बट ये कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ डायरेक्टली ड्रॉ करना सीखोगे, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने वाला है, आप जो प्रैक्टिस करके गए हो वो तो नहीं आने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। Alright, now let's talk about the horizon line, because this is the very important component कि horizon line क्या होता है। because अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था horizon plane, ठीक है, पर अभी यहाँ पे लिखा हुआ है horizon line, तो what is the difference? So let's see this। देखो, अगर आप ये समझो कि horizon plane क्या होता है, तो जो हमारा आई लेवल होता है, जहाँ पे हमारी आँखें हैं, बिल्कुल उसी लेवल पे अगर हम एक प्लेन रख दें, if you keep a plane, this is the horizon plane, right? The concept is कि जब ये बंदा यहाँ पे देख रहा है, suppose this is you and you are watching this entire scenario, तो अगर आपके सामने कोई प्लेन रखा होता है ना, ठीक है, अगर आपके सामने कोई प्लेन होता है तो आपको प्लेन का ये ऊपर का पार्ट नहीं दिखेगा, नीचे का पार्ट भी नहीं दिखेगा। What you see is just a straight line. You will only see this straight line over here, ये रेड में जो मैं मार्क कर रही हूँ। दैट इज़ वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ होराइजन लाइन, क्योंकि जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको पता है कि हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, वट एवर प्रोजेक्शन वीव गॉट, दैट इज़ आवर स्केच, राइट। तो स्केच में हम होराइजन लाइन ड्रॉ करेंगे, ना कि होराइजन प्लेन, बिकॉज वो विजिबल ही नहीं होगा, राइट। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, और हमें ड्रॉ क्या करना है, द प्रोजेक्शन दैट वी हैव गॉट, राइट। तो प्रोजेक्शन जब हम ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली हम होराइजन लाइन भी ड्रॉ करेंगे। ये रीज़न है कि हम होराइजन लाइन को ड्रॉ करते हैं एंड नॉट द होराइजन प्लेन, बट एक्चुअली में इट्स अ होल प्लेन गाइज। तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं होती, एक्चुअली में वो पूरा प्लेन होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि हमें दिखता वो लाइन जैसा है, दैट इज़ वाई वी ड्रॉ अ लाइन इंस्टेड ऑफ अ प्लेन। दैट्स अ सिंपल थिंग। Now, to make you understand the vanishing point, first you have to understand that what types of perspectives are there, and then we will move forward with our concepts, okay? तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइप के पर्सपेक्टिव स्केचेस होते हैं। तो बेसिकली जो हम अपने आँखों से देख सकते हैं या फोटोग्राफ्स में कैप्चर कर सकते हैं, वो 3 टाइप के पर्सपेक्टिव स्केचेस होते हैं, ठीक है, एंड दीज आर द ओनली इंपॉर्टेंट वंस फॉर द एग्जाम, ठीक है। ये 3 टाइप के, 1 point, 2 point and 3 point. Even 4 point, 5 point perspectives होते हैं, but that is not that much important for exam point of view, because वो हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि डोर पे एक छोटा सा पीप होल होता है कई बारी, ठीक है, आप उसमें से जब देखते हो तो यू गेट अ वेरी कर्व्ड व्यू ऑफ द पार्ट दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ योर डोर। बहुत कर्व्ड व्यू आता है। कभी कभी आप व्लॉग्स देखते हो तो उसमें भी लोग कर्व्ड लेंस यूज़ करते हैं कैमरा का, तो एक बहुत ही अलग कर्व्ड फिश आई काइंड ऑफ व्यू आता है। तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो इन पर्सपेक्टिव, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन सी फ्रॉम आवर आइज, दैट इज़ वाई वी आर नॉट लर्निंग दैट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यूज़ भी नहीं होता है जनरली। तो 1, 2 और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी रोटेशंस समझा रखे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। सो अभी आप यहाँ पे देखो कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, ठीक है। देखो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, ये टॉप व्यू है, ठीक है, दिस इज़ द टॉप व्यू गाइस। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जब जो चीज़ें बोल रही हूँ वो इतनी क्लियर है कि आप 2-3 बारी उसको रिवाइंड करके सुनोगे ना, तो यू विल ईजिली बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो आप अगर रीप्ले करना चाहो तो यू कैन रीप्ले इट एंड आपको समझ में आएगा। डू मेक डायग्राम्स एंड नोट्स, उससे आपको रिविजन करने में ईजी रहता है, ठीक है।
सो ओवर हियर दिस इज टॉप व्यू. तो ये आप एक पर्सन है, एज यू कैन सी दिस इज द पिक्चर प्लेन. अगेन वाई पिक्चर प्लेन इज अ लाइन, कॉन्सेप्ट इज द सेम. अगर आप पिक्चर प्लेन को बिल्कुल टॉप से देखोगे, स्पेशली इन मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, अगर आप ऐसे सोचो, बिकॉज देखो अगर एक प्लेन है, ठीक है, इसका अगर हम ऊपर मल्टी व्यू प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है, अगर हमने ऊपर एक मल्टी व्यू प्रोजेक्शन लेना है तो हम दोनों कॉर्नर से लाइंस लेंगे और ऊपर क्या दिखेगा, हमें सिर्फ एक लाइन दिखेगी, ये पार्ट तो दिखेगा नहीं और इसका पीछे वाला सरफेस भी नहीं दिखेगा, तो सिर्फ एक लाइन ही दिखने वाली है, राइट. तो ये लाइन दिखेगा. सिमिलरली अगर इसके सामने एक स्क्वायर हमें दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ अ क्यूब मे बी, क्योंकि इसका नीचे भी एक डेप्थ होगा बट इट्स नॉट विजिबल. तो हमें क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ एक स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है. तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप दिखा रहे हो अपने स्केच में, all objects should be placed like this only. This should be the orientation. तो मतलब अगर आप एक बेड बनाना चाह रहे हो तो बेड इस तरीके से प्लेस्ड होना चाहिए, ठीक है. अगर आप एक टेबल बनाना चाह रहे हो इस तरीके से, अगर आप एक सोफ़ा बनाना चाह रहे हो इट शुड बी लाइक दिस. सो यू रियली हैव टू प्लेस योर ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से कि ये बिल्कुल कोई भी एक साइड उसका बिल्कुल फ्रंट से विजिबल हो, लाइक टुवर्ड्स द पिक्चर प्लेन, ठीक है. तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में इस टाइप का ओरिएंटेशन का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, क्योंकि अगर आप थोड़ा खुद सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस किया गया है विच इज़ अ लिटिल बिट टिल्टेड इन रिस्पेक्ट विद द पिक्चर प्लेन, तो जब आप इसके प्रोजेक्शंस लोगे, ठीक है, इस तरीके से कुछ लोगे, सो यू कैन इमेजिन कि ये साइड भी दिखेगा, ये साइड भी दिखेगा, ठीक है. तो आपको एक तरीके से कॉर्नर व्यू दिखने वाला है, बिकॉज यू विल सी बोथ द साइड्स. तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ का कॉर्नर व्यू नहीं दिखाना है, ठीक है. सो वट एवर यू आर गोना ड्रॉ, चाहे आप कोई बेड ड्रॉ कर रहे हो, कोई सोफ़ा ड्रॉ कर रहे हो, उसका एक फ्रंट का साइड तो सामने से बिल्कुल विजिबल होगा. मतलब अगर बेड ड्रॉ कर रहे हो तो एक रेक्टेंगल एंड देन बाकी साइड्स जितना भी जो भी विजिबल हो, दैट इज़. सोफ़ा है तो सोफ़ा का भी एक पूरा साइड सिंपल फ्रंट से मल्टी व्यू में आपको ड्रॉ करना है एंड देन यू कैन मे बी कन्वर्टेड इनटू वन पॉइंट. तो वन पॉइंट में जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे कोई कारपेट हो, कोई बड़ा कोई छोटा, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल आर सपोज टू बी ड्रॉन लाइक दिस ओनली, कि कोई भी एक साइड मतलब वो इस तरीके से पिक्चर प्लेन के बिल्कुल सही ओरिएंटेशन में प्लेस किया गया है. इन टू पॉइंट पर्सपेक्टिव यू टिल्ट द ऑब्जेक्ट्स इनटू समथिंग लाइक दिस. वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग आप टिल्ट करते हो जिसमें आपको कॉर्नर व्यू दिखता है, ठीक है. तो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सबका ओरिएंटेशन सेम रहता है, यू नो, इट शुड बी लाइक सेम. तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब है दैट ऑल दीज लाइन्स दैट यू सी ओवर हियर, यहाँ पे कोई और भी ऑब्जेक्ट अगर आप बनाओ, तीसरा कोई ऑब्जेक्ट, तो ये जितने भी लाइन्स हैं जो कि मैं वेट अ सेकेंड आई विल जस्ट इरेज दिस. तो अगर मान लो कि आप कोई और भी तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो, यू नो, मे बी सपोज over here like this or maybe there's another object over here also. आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, तो ये जितने भी ब्लैक लाइन्स है जो मैं बना रही हूँ, all these black lines they should be parallel to each other to get a proper 2-point perspective sketch. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है कि आपको इमेजिन करना है ये चीज़ें. ड्रॉ कैसे करना है आई विल टेल यू, बट चीज़ों को समझना ज़रूरी है कॉन्सेप्चुअली, बिकॉज आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है. तो दिस इज़ योर 2-point perspective where you are just simply vertically rotating the object but not tilting it. तो मतलब जो ये आपका ये वाला लाइन होगा ना, जैसे अगर कोई हाइट वाली जो लाइन है, सो दिस वुड बी पैरेलल टू द पिक्चर प्लेन, है ना. तो वो इस तरीके से होने वाला है कि ये वर्टिकल वाली लाइन पैरेलल होने वाली है पिक्चर प्लेन के. आपने उसको क्योंकि टिल्ट नहीं किया है, जैसे आइसोमेट्रिक में हम कर रहे थे, ये वैसा नहीं है, ठीक है. तो सिंपल आप इसको रोटेट कर रहे हो, कॉर्नर व्यू दिखा रहे हो इसका. बस ये जो आपका ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको आपने सिंपल इस तरीके से रोटेट कर दिया, दैट्स इट, और आपने कुछ नहीं किया है. नाउ हियर दिस इज समथिंग दैट यू डू इन योर आइसोमेट्रिक स्केचेस. जैसे आपने टिल्ट किया था, ये वैसा है, बिकॉज अभी आपने उसको टिल्ट कर दिया. तो जब आप टिल्ट कर दोगे ना, तो अब आपको क्या हो जाता है कि बिकॉज यू हैव टिल्टेड इट इन अ सर्टेन मैनर, तो जो ऊपर जाती हुई लाइंस हैं वो भी कन्वर्ज होती हैं. वाई? बिकॉज कोई भी चीज़ जब हमारी आँखों के पास होती है तो वो बड़ी दिखती है. एज इट गोज़ अवे फ्रॉम अस इट स्टार्ट्स टू डिमिनिश. दिस इज़ द रीज़न कि इन 3-point पर्सपेक्टिव
ये आपको ऊपर जाने वाली लाइंस भी कन्वर्ज होती हुई दिखती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट। इसको कैसे ड्रॉ करना है वो अभी हम सीखेंगे, बट आई होप कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द वैनिशिंग पॉइंट्स, कि वैनिशिंग पॉइंट्स क्या होते हैं एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वैनिशिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एनी काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव स्केच। तो ये वाला जो डायग्राम है, एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस डायग्राम इज़ ऑफ द केस ऑफ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये जो क्यूब है, ठीक है, ये डायरेक्टली फेस कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन। तो ये कॉर्नर से रोटेटेड नहीं है, इवन ये टिल्टेड भी नहीं है इस तरीके से जैसे 3 पॉइंट में होना चाहिए था, राइट। तो क्योंकि ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का सिनारियो है, सो इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव वी टेक द वैनिशिंग पॉइंट राइट इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन पॉइंट। जहाँ पे भी स्टेशन पॉइंट है, मतलब जहाँ से आपने फ़ोटो खींची है, बिल्कुल उसके सामने ही वैनिशिंग पॉइंट होता है। तो जब आप अपने किसी स्केच में एक हॉराइजन लाइन बनाओगे और एक वैनिशिंग पॉइंट बनाओगे, राइट, विच इज़ जस्ट द विच यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर प्लेन। ये वाला जो पिक्चर प्लेन है ये वही है, ठीक है, हॉराइजन लाइन और वैनिशिंग पॉइंट सेम चीज़ मैं बना रही हूँ, बस इस कॉन्सेप्ट को सामने से बना रही हूँ, ठीक है। तो इस वैनिशिंग पॉइंट के पोजीशन से आप ये पता लगा सकते हो दैट द कैमरा इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ दिस वैनिशिंग पॉइंट। मतलब जहाँ पे आपने वैनिशिंग पॉइंट बनाया है उसके पीछे थोड़ा जाओगे तो वहीं पे आपका SP है, दैट मीन्स कि जहाँ से आप देख रहे हो या जहाँ से आपने फ़ोटो खींची है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है टू अंडरस्टैंड आवर पोजिशन इन योर स्केच कि हम कहाँ पे हैं एक्चुअली में, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, नाटा में आया था लास्ट ईयर, दैट यू नो ड्रॉ अ स्केच वेयर यू आर ऑब्जर्विंग द सर्टन थिंग्स फ्रॉम राइट साइड और यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको फिर ये समझना है कि वैनिशिंग पॉइंट आपको लेफ्ट में लेना है या वैनिशिंग पॉइंट आपको राइट में लेना है, बिकॉज वो आपकी भी पोजीशन को डिनोट कर रहा है कि आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। सो दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्योंकि एक ही पॉइंट होता है, ठीक है, एक ही पॉइंट होता है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स हमें एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हुए दिखते हैं। आई वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल अभी, ठीक है। तो इसीलिए 1 पॉइंट में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जो कि आपको बिल्कुल अपने ही सामने नज़र आता है। तो बेसिकली ये वो पॉइंट होता है जहाँ से आपको इसके बियॉन्ड कुछ नहीं दिख रहा है। सो वैनिशिंग पॉइंट इज द पॉइंट वेयर एवरीथिंग जस्ट वैनिशेस, बियॉन्ड दैट यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ योर विजन बेसिकली, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का और 3 पॉइंट का भी थोड़ा सा। अब गाइज यहाँ तक तो हम कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी ये जो 3 पेजेस हैं आगे के, दिस वन एंड दिस वन, तो ये तो प्रैक्टिस पेज है, बट ये दोनों जो पेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये समझ में आएगा दैट हाउ एग्जैक्टली यू गेट द प्रोजेक्शंस, मतलब प्रोजेक्शंस आपको किस तरीके से दिखते हैं पिक्चर प्लेन पे, और हम इनको इस वे में क्यों ड्रॉ कर रहे हैं शीट ऑफ पेपर पे। मतलब जो तरीका मैं अब आपको बताऊंगी वो तरीका इमर्ज कहाँ से हुआ है और क्यों हम वो सर्टेन तरीका यूज़ कर रहे हैं टू ड्रॉ द प्रोजेक्शंस। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देता है, बट ये टाइम टेकिंग भी होता है। तो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट आई वुड से, जो थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है। दैट इज़ वाई आई एम स्किपिंग इट फॉर नाउ इन द वीडियो। आगे क्लासेस में अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली वी कैन कवर इट, बट यूट्यूब पे अभी आई डोंट थिंक कि मैं ये कवर करना चाहूँगी, बिकॉज थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है ज़्यादा, और मैं चाह रही हूँ कि हमारा पर्सपेक्टिव का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो इसके लिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम आएगी समझने में, बट हाँ, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट होता तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती, बट स्टिल इट्स फाइन। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको एक एक करके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉ कैसे करना है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, एंड होपफुली दैट आप ड्रॉ करने लग जाओगे। सो इफ़ यू वांट यू कैन इवन पॉज द वीडियो इन बिटवीन, एंड आप जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ ड्रॉ करने के लिए, आप थोड़ा टाइम उसको ड्रॉ करके देख सकते हो दैट यू आर एबल टू ड्रॉ इट और नॉट इवन, ठीक है। तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। तो गाइज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मैंने इसको
कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सिंपली अगर आप समझ जाओगे तो यू कैन ड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम योर माइंड। एंड सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग हॉराइजन लाइन एंड वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, तो हॉराइजन लाइन एंड वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है ये तो आपको पता है। ठीक है, और सिंपल है, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि अगर मान लो ये पूरा हमारा पिक्चर प्लेन है, मतलब कि हमें इतना व्यू दिख रहा है। ठीक है, मतलब हमें अपनी आंखों से ये पूरा व्यू यहाँ तक का वी आर एबल टू सी। अब जहाँ से भी हम देख रहे हैं, जिस लेवल से हम देख रहे हैं, तो दिस लाइन दैट यू कैन सी, दिस लाइन ओवर हियर, ये होगा हमारा हॉराइजन लाइन। ये यूजुअली हमेशा सेंटर में होगा बिकॉज हमें अपनी, अगर आप सामने देखोगे तो आँखों के ऊपर आपको जितना पार्ट दिखता है, मतलब अपने आई लेवल से ऊपर आपको जितना एरिया दिखता है और अपने आई लेवल से नीचे जितना एरिया दिखता है वो सेम होता है हमेशा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। सो वॉट यू आर सीइंग जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आप क्या देख रहे हो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, पर आपको एरिया कितना दिखता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सामने देखोगे तो ऊपर जितना एरिया है, आंखों से ऊपर जितना एरिया आपको दिख रहा है और आंखों से जितना एरिया आपको नीचे दिख रहा है वो सेम होता है। दैट इज़ वाई आइडियल सिनारियो में हॉराइजन लाइन जो है वो हमेशा सेंटर में आएगा ऑफ द पिक्चर प्लेन। ओके, और ऑब्वियसली अगर आप ऐसे सोचो कि आंखों के आपको लेफ़्ट साइड जितना एरिया दिख रहा है और राइट साइड जितना एरिया दिख रहा है वो भी सेम होता है, तो आप कहीं ना कहीं एक सेंटर में होते हो और आपको ऐसे ही तो दिखता है ना वर्ल्ड। ठीक है, आप सेंटर में हो, आपको राइट लेफ्ट ऊपर नीचे पूरा पार्ट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेंटर ऑफ विजन है वो इसी तरीके से होता है इन द आइडियल सिनेरियो जब हम इस दुनिया को देखते हैं। लेकिन जब हम स्केच बना रहे हैं ना, तो ये आइडियल सिनेरियो फॉलो करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये 4 इमेजेस आपको ये समझाएंगी। तो अगर आपके पास 4 आइडियल सिनेरियोज़ हैं, ठीक है, लेकिन फॉर सम रीज़न ये आइडियल सिनेरियो को आपको सिर्फ इतना ही पार्ट स्केच करना है, आपको बाकी एरिया स्केच करना ही नहीं है। जैसे कि फ़ोटो में जब हम फ़ोटो लेते हैं कैमरे में, तो हमारे पास ऑप्शन होता है ना दैट वी कैन क्रॉप द इमेज। जो चीज़ हमें नीचे हम उसको क्रॉप कर सकते हैं। सेम थिंग हैपन्स ओवर हियर ऑल्सो। हमें सिर्फ इतना पार्ट ही स्केच करना है, हमें बाकी जो चीज़ें दिख रही थी ना शायद वो हमें दिखानी ही नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई रूम बना रहे हो, तो अगर आपके सामने एक वॉल है, ठीक है, इस तरीके से, तो इस सिनेरियो में आपको वॉल का ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट, इस रूम का आपको ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट, ठीक है, पूरा ऐसा दिखेगा इन द आइडियल सिनेरियो, बिकॉज ये आपकी पोजीशन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग, बट समझो इस चीज़ को, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको आगे सही से स्केचेस बनाने ना। तो ये आपकी पोजीशन है, मतलब अगर आप किसी रूम के मिड तक आ रहे हो, ठीक है, आपकी हाइट यहाँ तक है, बिकॉज दिस इज़ योर हाइट, राइट। दिस हॉराइजन लाइन इज़ नथिंग बट योर हाइट ओनली, आपका आई लेवल है ये। तो अगर आपकी आंखें इस लेवल तक आ रही हैं, तो आपकी आंखों के ऊपर का लेवल पार्ट ये है, आपकी आंखों के नीचे का पार्ट ये है। ठीक है, तो अगर आपकी आंखों के ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है तो काफ़ी सारा आपको रूफ दिखेगा एंड ऑल दैट। हो सकता है कि जब हम कभी ऐसा स्केच बना रहे हो तो हमें नहीं दिखाना रूफ, ओके, हमें सिर्फ ऐसा दिखाना है इस तरीके से। सो वी ओनली वांट टू शो दिस पार्ट, जिसमें हमने यहाँ पे शायद बेड दिखा दिया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, वी मेड द बेड, और ठीक है, समझ रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। तो हमें रूफ नहीं दिखाना है, बिकॉज आपकी आंखों का लेवल तो यही रहेगा ना, इस वॉल के मिडिल तक ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ योर आई लेवल। अगर आप किसी वॉल के दूसरे हिस्से में खड़े हो, ठीक है, योर रूम हैज़ मे बी 4 वॉल्स ऑब्वियसली, ओके, तो अगर आप पीछे वाली वॉल पे खड़े हो तब भी आप वॉल के आधे आओगे, अगर आप आगे वाली वॉल पे जाके खड़े होगे तब भी आप वॉल के सेंटर में ही आओगे, बिकॉज दैट इज़ योर आई लेवल। वो चेंज नहीं होने वाला है, आप चाहे कहीं भी घूमो रूम में, राइट। तो इसीलिए आपका आई लेवल चेंज नहीं होने वाला और वॉल इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है, तो रूफ का पार्ट इस सिनेरियो में हमें कम दिख रहा है, तो वी हैव क्रॉप्ड दिस सिनेरियो फ्रॉम द टॉप। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने ये और भी ज़्यादा ऊपर है, तो मे बी अगर आपको रूफ बिल्कुल ही नहीं दिखाना, इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग लाइक दिस, तो भी आप पॉसिबली बना सकते हो, यू आर नॉट शोइंग द रूफ एट ऑल एंड देन मे बी यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस। इस केस में जैसे अगर आपने नीचे लिया है हॉराइजन लाइन, तो कभी आपको कोई ऐसा स्केच बनाना है जिसमें आपको अपनी आँखों से नीचे का जो पार्ट है, एरिया, जो भी पार्ट आपकी आँखों के नीचे है, वो पार्ट आपको नहीं ज़्यादा दिखाना, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें दिखाने के लिए। जो पार्ट आपके आँखों के ऊपर है दैट इज़ द मेन
स्टार ऑफ द शो में भी कुछ ऐसे सिनेरियोज, कुछ ऐसे स्केचेस हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से स्केचेस हो सकते हैं? मे बी अगर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, यू वांट टू शो सम काइंड ऑफ अ बिल्डिंग मे बी लाइक दिस, ठीक है, या कोई कॉलोनी है या कुछ है, आप कोई रोड व्यू दिखा रहे हो एंड देयर आर सम मे बी सम स्ट्रीट लाइट्स और समथिंग लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि हमें ये आई लेवल जो हमारा हॉराइजन लाइन है वो अपने स्केच में कहाँ पे डालना है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट डू यू वांट टू शो। और आप सोच इसको कैसे सकते हो? अगर आपको आँखों के ऊपर जो भी एरिया है और आँखों के नीचे जो भी एरिया है वो अगर आपको इक्वली दिखाना है, सो मेक दिस हॉराइजन लाइन इन द सेंटर। अगर आपको आँखों के ऊपर का जो भी पार्ट है वो कम दिखाना है, सो यू कैन टेक दिस हॉराइजन लाइन अ लिटिल बिट अबव। अगर आपको आँखों के ऊपर का पार्ट ज़्यादा दिखाना है, जो भी एरिया आपको दिख रहा है, तो यू कैन टेक दिस हॉराइजन लाइन अ लिटिल बिट बिलो। सो दिस इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट नंबर 1, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ कैन यू प्लेस द horizon line and the vanishing point, and it will really make a big difference in your sketch, guys. ये इसीलिए concept number 1 है, because ये बहुत important है. Now coming to concept number 2. Okay, concept number 2 is converting multi-view projections to perspective. Now that's very interesting कि बिकॉज अभी हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको मैंने बताया दैट वट एवर ऑब्जेक्ट्स यू प्लेस इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन, उसका कोई भी एक फेस पिक्चर प्लेन के बिल्कुल फ्रंट को देख रहा होता है, ठीक है, तो उसका ओरिएंटेशन वैसा ही रहता है। तो आपने हॉराइजन लाइन बनाया, आपने वैनिशिंग पॉइंट ले लिया। नाउ वट एवर यू वॉन्ट टू मेक, सपोज यू वॉन्ट टू मेक अ क्यूबॉइड, ओके, आपको एक रेक्टेंगल बनाना, बिकॉज क्यूबॉइड सामने से क्या शेप का है? रेक्टेंगल। देन सारे कॉर्नर्स को आपको लेके जाना है टिल द वैनिशिंग पॉइंट लाइक दिस, ओके, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप एज यू कैन सी ओवर हियर। Now what you have to do is you have to end this, basically जिस तरीके से आपने ये 2D शेप बनाई है ना, आपको एंड भी वैसे ही करना है। So these blue lines they should be parallel to each other. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि आप इसको एंड ऐसे कर रहे हो, so this is going to be a wrong line, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट है तो पीछे से भी ये स्ट्रेट ही होगा नेचुरली। अगर क्यूबॉइड आगे से आपको एक रेक्टेंगुलर सरफेस आपको अगर दिखता है, तो फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो इट विल बी रेक्टेंगुलर सरफेस ओनली, राइट, लाइक दिस। मे बी आपको पूरी तरीके से विजिबल नहीं है, बट इट इज़ देयर। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको एंड कैसे करना है। स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट नंबर 3, ओनली ड्रॉ 3 टाइप्स ऑफ लाइन्स बाय मेकिंग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ओके। आपको 3 टाइप के लाइन्स ही यूज़ करने हैं। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन्स यूज़ करने हैं, विच इज़ गोइंग टू बी द लाइन्स विच आर लाइक दिस, ये लाइन्स। आई एम गोना टेक सम अनदर कलर, मे बी ग्रीन से मैं मार्क करती हूँ दिस लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन्स बनाने हैं, कोई भी लाइन जो हाइट दे रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, दैट विल ऑलवेज बी वर्टिकल, कंप्लीटली वर्टिकल, ऑलराइट, अनलेस एंड अनटिल उस ऑब्जेक्ट का शेप खुद ही थोड़ा अजीब हो। जैसे मतलब अगर मान लो आपको कोई ऐसे शेप का ऑब्जेक्ट बनाना है, सो यू मेड अ क्यूबॉइड, ओके, बट यू वांट टू मेक द ऑब्जेक्ट विच हैज़ अ शेप लाइक दिस, मतलब एक कट किया गया है, स्लांटेड है, तो अब आप इसको बाद में एडवांस बनाओगे, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाओगे ना, तो आप इस तरीके के शेप्स बहुत ही कम बनाओगे, स्लांटिंग शेप्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही स्लांटिंग है, तभी ये हम 1 पॉइंट में स्लांटिंग लाइन दे रहे हैं। बट जब हम नॉर्मली कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे टेबल बनाएंगे, सोफ़ा बनाएंगे, बेड बनाएंगे, तो वो सब क्यूबॉइडल ऑलमोस्ट शेप के ही होते हैं। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है दैट यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विथ मेकिंग ओनली 3 टाइप्स ऑफ लाइन्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग सिंपली वो लाइन्स हैं जो कि आपके वैनिशिंग पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक है। So which lines will be converging, that is very important to understand, and it's very simple. Converging lines आपकी कौन सी होंगी? Simple है, अगर हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, which is this diagram, तो टॉप व्यू ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है, कि सामने पिक्चर प्लेन है, ओके, एंड देन देर आर दीज ऑब्जेक्ट्स विच आर केप्ट। तो बेड हो सकता है, यहाँ पे कोई कारपेट हो सकता है, यहाँ पे कोई सोफ़ा या कुछ ऐसा हो सकता है, राइट, ये ऐसा ही होगा। सो दीज लाइन्स, this line, this line, this line, this line, this line, this line, okay, all these lines, even smaller ones, which are almost perpendicularly facing the picture plane, ये lines हमेशा VP पर जाएंगी,
ओके, दैट्स द सिंपल थिंग। ये जो लाइंस हैं जो ब्लू में मैं मार्क कर रही हूँ, दीज विल ऑलवेज बी हॉरिजॉन्टल, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। और अगर कोई ऐसा जो हाइट दे रही हैं, जैसे ये हाइट वाली लाइंस, तो ये सिंपल वर्टिकल रहेंगी। दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू वांट यू कैन रीप्ले दिस एंड अंडरस्टैंड दिस अगेन, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइल यू मेकिंग पर्सपेक्टिव स्केचेस कि कौन सी लाइंस वर्टिकल होंगी, कौन सी लाइंस हॉरिजॉन्टल होंगी और कौन सी लाइंस कन्वर्जिंग होंगी। उसके बाद एडवांस पर्सपेक्टिव में आता है कि आप किस तरीके से स्लांटेड ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो या कुछ ऑर्गेनिक शेप्स के ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हो। दैट इज़ एडवांस पर्सपेक्टिव, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। ओके, नाउ कमिंग टू कॉन्सेप्ट नंबर 4 and 5। तो ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत सिंपल कॉमन सेंस वाले हैं, पर फिर भी मैंने मेंशन किए हुए हैं क्योंकि आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप कभी भी कोई चीज़ पर्सपेक्टिव में बना रहे हो, सपोज यू मेड अ क्यूबॉइड इन पर्सपेक्टिव, राइट, तो यहाँ पे अगर आपको मिड पॉइंट बताना है तो आप इजीली बता सकते हो। ऑन द फ्रंट सर्फेस इफ़ यू वांट टू लोकेट द मिड पॉइंट, इट्स वेरी सिंपल, इट्स ओवर हियर। बट ऑन द साइड सर्फेस इफ़ यू वांट टू लोकेट द मिड पॉइंट, सपोज आई विल जस्ट मेक समथिंग, तो मैं यहाँ पे एक सिनेरियो बनाती हूँ दैट दिस इज़ अ स्लैंटिंग सर्फेस, काफ़ी बड़ा है, ओके, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्रंट पार्ट ऑफ इट। सपोज ये कोई कबर्ड है या कोई बिल्डिंग हो, कुछ भी हो सकता है ये, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो सर्फेस है आपका, ये वाला सर्फेस ब्लैक में जो मैं बना रही हूँ, वेयर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस सर्फेस, तो मे बी यू विल से समवेयर ओवर हियर, दिस इज लाइक वट यू फील दैट इट इज़ द मिड पॉइंट। तो देखते हैं कि मिड पॉइंट एक्चुअली में क्या है, बिकॉज अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, ओके, एंड इफ़ यू मेक एन एक्स साइन ऑन देयर, तो आपको मिड पॉइंट पता चल जाता है, राइट। ऑब्वियसली थोड़ा ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ है, बट इफ़ यू मेक एन एक्स साइन यू विल गेट द मिड पॉइंट। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी अगर आप एक्स साइन बनाओगे, राइट, यहाँ से यहाँ एंड देन लाइक दिस, तो यू विल गेट द मिड पॉइंट, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअली में इस सर्फेस का जो मिडिल पॉइंट है वो यहाँ है। हमें क्या लगा कि यहाँ होगा, एक्चुअली में कहाँ है कि वहाँ है। तो चीज़ें हमें कॉमन सेंस यूज़ करके थोड़ा सोच के बनाना है। रैंडमली कम स्कोप रहता है वन पॉइंट में कि आपको कोई चीज़ रैंडम यहाँ पे बनानी है। एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस, एवरीथिंग हैज़ अ कॉन्सेप्ट, और वही हम यूज़ कर रहे हैं सिंपली टू मेक करेक्ट स्केचेस, मोस्टली लाइक फोटोग्राफिक। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कभी मिड पॉइंट लोकेट करना हो, ऑलवेज यूज द एक्स मेथड। ओके, नाउ कमिंग टू फोरशॉर्टनिंग। फोरशॉर्टनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज इससे हमें, अगर मान लो कि आपको बहुत सारी कभी लाइन्स बनानी हो इस तरीके से, ठीक है, या फिर कई बार होता है कि स्ट्रीट व्यू आ जाता है एग्जाम में, यू नो यू आर मेकिंग अ स्ट्रीट व्यू, सो व्हाट यू आर गोना डू, यू आर गोना make some street lights like this, very important, maybe you are making a highway or something, उसमें आप बहुत सारे street lights बना रहे हो। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि जो चीज़ आपके पास है, दिस पार्ट, वो बड़ी होगी, फिर जैसे जैसे दूर जाएगी छोटी होती जाएगी, ठीक है, बट कैसे छोटी होगी, मतलब कितना पास आपको लाना है, क्या इतना पास लाना है, उसके बाद इतना इतना कितना, वो लाइक व्हाट इज़ द डिस्टेंस, लाइक व्हाट इज़ द वे ऑफ ड्राइंग दीज थिंग्स प्रॉपरली, वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इवन कबर्ड में कोई डिज़ाइन देना है, वॉल पे कोई डिज़ाइन देना है, मार्केट में कुछ आपको बहुत सारे शेल्व्स बनाने हैं ऑन द एट इक्वल इंटरवल्स में भी, उसके लिए ये फोरशॉर्टनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट का सिंपल थिंग यही है दैट इफ़ यू हैव लाइक अ सर्टन रेक्टेंगल, फ्रंट से अगर हम सिंपल समझते हैं इसको, अगर आपको इस साइज़ के सेम इसी साइज़ के आगे और भी रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ठीक है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू हैव द मिड लाइन, अगर आप ऐसे एक डायगनल बनाते हो तो यू विल गेट द सेम साइज्ड, यू नो, दीज थिंग्स। ऑब्वियसली बहुत सेम नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, सिंपल कि ठीक है जब मैं ड्रॉ करी तो थोड़ा बहुत एरर हो रहा है, बट इट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको सेम साइज़ के मिलते जाएंगे, सिंपल चीज़ है, ठीक है, सेम साइज़ के आपको मिलते जाएंगे। अगेन सेम चीज़ है कि यहाँ पे भी अगर एक एक्स साइन बना दोगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि आप समझ सकते हो। तो क्योंकि हमारे पास एक इस तरीके से पार्ट है जहाँ पे हमें स्ट्रीट लाइट्स बनानी है सपोज, ठीक है, तो हम सबसे पहला स्ट्रीट लाइट जो है दैट वी विल मेक रैंडमली, कि एक हमें इधर बनाना है, विच वी कैन ऑब्वियसली डू, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मिड पॉइंट हमें पता चल जाएगा कि यार ये मिड पॉइंट है। नाउ सिंपली व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक एन एक्स साइन। तो दूसरा स्ट्रीट लाइट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है।
नाउ यहाँ इसको करने के लिए भी आप ऐसे करके ये ले सकते हो कि एंड कहाँ तक होगा, तो दूसरा एंड यहाँ तक होगा, सिंपल। तो ये भी आपका एक लाइन में चलेगा। देन अगेन यू विल मेक एन एक्स साइन, तो यहाँ पे आएगा आपका तीसरा स्ट्रीट लाइट, ठीक है। देन अगेन एन एक्स साइन, तो यहाँ पे आएगा आपका अनदर स्ट्रीट लाइट। फिर अगेन एन एक्स साइन, यहाँ पे आएगा फिर से एक एक्स साइन, ओके, हियर अगेन एक्स साइन, now here again x sign, here again here। तो इस तरीके से आपको मिलते चले जाएंगे कि यू नो हाउ यू हैव टू मेक द थिंग्स सिंपल। तो आपको एक इक्वल इंटरवल्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सपोज़ अगर हम उस तरफ से भी सेम चीज़ करना चाहें, दैट मुझे इतना सेम चाहिए, ठीक है, सेम इंटरवल्स में आई वॉन्ट दीज रेक्टेंगल्स, तो सिंपल है इसमें भी, लोकेट द मिड पॉइंट, ओके, एंड देन दिस। तो दूसरा कहाँ पे आएगा, यहाँ। देन अगेन फ्रॉम हियर, देन डायगोनल, मेक इट प्रॉपरली, तो आपको प्रॉपर मिलेंगे, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हेन एवर वी आर मेकिंग स्केचेस। तो ज़रूरी होता है कि आपको प्रॉपर सही तरीका पता हो टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके ना। इसको करने के बाद जब हम इतना समझ जाएंगे, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, इवन अगर आप इसको उस साइड से भी करोगे ना, तो इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, ठीक है। ये इस साइड से भी सेम ही आएगा, लाइक दिस, ओके। सो इट्स द सेम, लाइक अगर आप चाहो तो उधर से स्टार्ट कर सकते हो या इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो ये अनदर कॉन्सेप्ट था कि कुछ सिनारियोज में आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पता चल गए हैं। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन गेट इन द एग्जाम इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ 3D कॉम्पोजिशन, ओके। 3D कॉम्पोजिशन आपको ड्रॉ करना आना चाहिए इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इन ऑल द टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव एक्चुअली। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले इसको ही प्रैक्टिस करो। ये जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नाटक के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस अ बेसिक कॉम्पोजिशन, यू मेक द हॉराइजन लाइन, ओके, यू मेक द वैनिशिंग पॉइंट, then you make the front part of the cuboid, which is a rectangle, convert it into a rectangle, okay. Similarly, if you want to make the pyramid, use your mind, okay, use your common sense, how you can make the pyramid। तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अगर आपको एक पिरामिड बनाना है 1 पॉइंट में, तो सबसे पहले आप बेस बनाओ। बेस कैसे बनाना होगा, डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे लाइक दिस, ठीक है। उधर भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, मिड पॉइंट लोकेट करने के लिए एक्स साइन बनाओगे। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन बनाओगे तो ये टॉप पे ये मिड पॉइंट है इस पिरामिड का, ठीक है। एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली मेक द स्लैंटिंग लाइन्स टू मेक इट लाइक अ पिरामिड। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप को बना सकते हो। यू जस्ट हैव टू थिंक अ लिटिल बिट कि किस तरीके से वो बनेगा, एंड यू मेक अ 3D कॉम्पोजिशन, ओके। पहले आप सिंपल बनाओ, जस्ट लाइक द रेफरेंस दैट हैज़ बिन शोन टू यू ओवर हियर। ट्राई टू मेक अ सिंपल कॉम्पोजिशन फर्स्ट लाइक दिस, बट ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, है ना। देखने में काफ़ी बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस इन द सेंस कि कोई एक पार्ट ज़्यादा हैवी या ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। ऑल पार्ट्स शुड बी इक्वली विजुअली बैलेंस्ड। मतलब किसी एक पार्ट में सारे ऑब्जेक्ट्स को ऐसा नहीं है कि कलेक्ट कर दिया बाकी खाली पड़ा है, तो सबको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करो जो देखने में अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। आगे पीछे रखो ऑब्जेक्ट्स को, ऊपर रखो किसी को थोड़ा ऐसे रखो। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट दैट हाउ यू कैन मेक द कॉम्पोजिशन, बट यू विल नॉट नीड एनी रेफरेंस। आपको कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने हिसाब से बना पाओगे इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्रैक्टिस स्केच है कि मेक अ 3D कॉम्पोजिशन यूजिंग नेल पेंट बॉटल्स, मैच बॉक्सेस इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो आपको सिंपल क्या करना है कि आप एक हॉराइजन लाइन लो, ठीक है, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मेक अ टेबल। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से एक टेबल बना सकते हो, ठीक है, जस्ट टू शो कि ये एक टेबल है। एंड देन यहाँ पे यू कैन मेक द मैच बॉक्सेस, सो यू कैन मेक द रेक्टेंगल फर्स्ट विच इज़ गोइंग टू बी द फ्रंट पार्ट, एंड देन यू कैन टेक द लाइन्स विच आर कन्वर्जिंग लाइन्स लाइक दिस, ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग इट वेरी प्रॉपरली राइट नाउ बिकॉज ऑब्वियसली इस पे बन नहीं पाता है, बट यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन मेक इट, ओके।
इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक दिस ऑल्सो, अगर आपको प्रॉपर बनाना है तो, एंड देन यू कैन जस्ट एंड इट यूजिंग द सेम वे जैसे आपने फ्रंट का पार्ट बनाया ना, तो यू हैव टू मेक अ रेक्टेंगल ओनली ओवर देयर लाइक दिस, simple. So you've got a nice rectangular shape. Now you can convert it into a matchbox. तो वो आप अपने आप से कर सकते हो, बिकॉज फिर आपको इसमें थोड़ा इसका ढक्कन दिखाना है, ठीक है, यू वांट टू राइट समथिंग ओवर योर, तो आपको अगर पता नहीं है कि मैच बॉक्स के ऊपर क्या डिज़ाइन रहते हैं, कैसे रहता है, डू सम रिसर्च, सी सम फोटोग्राफ्स ऑफ सम मैच बॉक्सेस, दैट्स इट, एंड यू कैन प्रैक्टिस इट. तो आपको कोई ऐसा एक प्रॉपर रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है. इवन फॉर मेकिंग अ नेल पेंट बॉटल, जस्ट टेक अ रेफरेंस दैट हाउ अ रियल नेल पेंट बॉटल लुक्स लाइक, ठीक है. तो आपको अगर लगता है कि यू वांट टू मेक अ फर्स्ट रेक्टेंगुलर शेप समथिंग लाइक दिस, तो आप ऐसे बनाओ. उसके बाद तो एक बार मैंने नेल पेंट बॉटल बनाया था, तो हाउ आई मेड इट आई विल जस्ट शो यू. सो व्हाट आई डिड वाज सिंपल, मैंने एक रेक्टेंगुलर सा पहले बॉक्स बनाया, ठीक है. सो यूजिंग सिंपल कॉन्सेप्ट्स, आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लो, ठीक है. उसके बाद एक एक्स साइन बनाओ एंड यू विल लोकेट द मिड पॉइंट, एंड जस्ट यूजिंग द मिड पॉइंट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक दिस पार्ट ऑफ द बॉटल सिंपल, ठीक है, और इसको थोड़ा कर्व कर दो लाइक दैट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नेल पेंट बॉटल कैसा दिखता है, आप इसको कैसे बना सकते हो. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेटली हो सकता है कि आप गलत बनाओगे शुरू में, बट nobody will learn correct perspective sketching just by understanding the techniques. That will give you a start that you will start doing, but you will do mistakes को correct करने का जल्दी तरीका क्या होता है, corrections. Come and show your sketches to me, I will tell you, point it out where your corrections are, and वही तरीका होता है सीखने का. 40% आप यहाँ से सीखोगे, 60% आप करेक्शन डिस्कशन से ही सीखोगे, और कोई तरीका है ही नहीं ड्राइंग को सीखने का. दिस इज़ द ओनली वे. सो इफ़ यू वांट you can join the live classes. Okay, for joining the live classes with me you can simply call or WhatsApp on the number which is given in the description box below. तो भाई कॉल करो, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस है हमारी, कहीं भी हो तुम पूरे इंडिया में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है. समझने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो या इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्ज़ाम you should take the next step. Okay, anyways, कंटिन्यूइंग विथ आवर कॉन्सेप्ट 6. अब ये जो 6th वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये इम्पॉर्टेंट है अगर आपको इंडोर या आउटडोर स्केचेस बनाने हैं. 3D कॉम्पोजिशन के लिए ये कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है, बट अगेन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडरस्टैंडिंग स्केल एंड प्रपोर्शन. इवन फॉर 3D कॉम्पोजिशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि सबसे पहले हमें समझना है कि जो ये आई लेवल है हमारा, दिस लाइन, ये लाइक सपोज अगर आप यहाँ पे खड़े हो रूम में तो भी आप इस लेवल तक ही आओगे, ठीक है. यू हैव टू इमेजिन इट. अगर आप रूम में चल के थोड़ा आगे चले गए तो भी तो आप इसी लेवल तक आओगे ना. सपोज देयर इज़ अ बिग रूफ विच इज़ राइट अबव योर हेड, ठीक है. तो अगर आप रूम में कहीं भी चले जाओ, वो रूफ आपके राइट अबव ही रहने वाला है, वो उसका लाइन चेंज नहीं होने वाला, ठीक है. तो आप चाहे इधर खड़े हो या चाहे इधर खड़े हो या इधर हो या इधर हो, यू आर ऑलवेज यू नो कम टू योर आई लेवल ओनली, ठीक है. तो जब आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है. और हमारी जो हाइट है वो हम आइडियली क्या लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, 1500 mm. सो वी नो दैट दिस लाइन इज़ 1500 mm, ठीक है. क्योंकि अगर मान लो कि मैं इस वॉल को थोड़ा बड़ा बनाती ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बनाती, तो भी कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि अगर मैं वॉल के सामने यहाँ पे भी खड़ी हूँ तो दिस इज़ 1500 नाउ, ठीक है. थोड़ा पीछे चली गई, अगर मैंने थोड़ा पीछे बना दिया वॉल को, सो आई वॉन्ट टू मेक अ बिगर रूम बनाना है, तो वॉल थोड़ा पीछे बनाया यहाँ पे, तो अगेन इट्स द सेम. ये है 15, मतलब वॉल का आधा 1500 mm, एंड द वॉल्स हाइट दैट वी टेक इज़ 3000 mm. तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि वॉल का हाफ होता है हमारी हाइट जो हम आइडियली लेते हैं 1500, और वॉल की हाइट होती है 3000 इंडोर स्केचेस में नॉर्मली, जो कि हम ले रहे हैं 3000 mm. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज इन एवरी थिंग योर स्केल एंड प्रपोर्शन शुड बी प्रॉपर. अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, बिकॉज इसको सॉल्व करने के बाद आपको और ज़्यादा ईजीली समझ में आएगा.
सो रूम फ्रॉम आई लेवल 750 mm, अगर आपको कोई रूम ड्रॉ करना है जो आप उस रूम को देख रहे हो 750 mm से, मतलब आप नीचे बैठ के देख रहे हो, ठीक है, ज़मीन पे अगर आप बैठे हो, है ना, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना उसमें अपर बॉडी आती है, लोअर बॉडी आती है। अपर बॉडी इज़ 750, आइडियली लोअर बॉडी 750, मतलब हाफ हाफ का रेशियो होता है, अपर बॉडी हाफ होती है। तो अगर आप ज़मीन पे बैठ जाते हो तो आपकी लोअर बॉडी फोल्ड हो जाती है, तो आप फिर ऑलमोस्ट 750 के हो जाते हो, समझ रहे हो, आधी हो जाती है आपकी हाइट। तो अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन बनाना हो, एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि आप रूम में नीचे बैठ के यू आर ऑब्जर्विंग, सो दीज थिंग्स कैन कम। तो आपको क्या करना है कि आपका फ्रंट वॉल तो वहीं रहेगा जहाँ पे आपको बनाना है, इट्स नॉट गोना चेंज एक्चुअली, आपका हॉराइजन लाइन चेंज हो जाएगा। तो कैसे आपको चेंज करना है, ये आइडियल होता है कि यार आइडियली कहाँ है हमारा, यहाँ पर है हॉराइजन लाइन, वॉल के आधे। अभी क्या करना है, अभी हमें यार थोड़ा और नीचे से बनाना है, तो इसका भी हाफ करना है हियर, सो दिस विल बी द न्यू हॉराइजन लाइन। फिर इसमें आप कहीं भी वैनिशिंग पॉइंट लो, चाहे तो यहाँ ले लो, एंड देन नाउ यू मेक योर इंडोर स्केच, करेक्ट स्केल पे आएगा। ये ब्लैक लाइन भूल जाओ, वो कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब। नाउ रूम फ्रॉम आई लेवल 750 + 750 + 750, मतलब आइडियल से थोड़ा ज़्यादा, तो वॉल तो वहीं आएगा, ठीक है। आइडियली कहाँ पे होना चाहिए था, ये है 1500 से थोड़ा ज़्यादा बनाना है, मतलब यहाँ बनाना है। सो दिस इज़ गोना बी द फाइनल आई लेवल, ठीक है। फिर यहाँ से आप बना सकते हो। तो ये थोड़ा ऊपर से हो गया कि मतलब आपकी जो नॉर्मल हाइट है आप उससे थोड़ा ऊपर से देख रहे हो, मतलब शायद आप किसी चेयर पे खड़े हो मे बी, या किसी टेबल पे खड़े हो, इट्स लाइक दैट। तो ये सब सिचुएशंस है जो आपको आने चाहिए हैंडल करना, एंड उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनेंगी स्केच में। फ्रंट वॉल अगर 9000 mm है इन हाइट, ओके, तो कैसे होगा, इस तरीके से फ्रंट वॉल आपने बनाया, कुछ भी बनाओ कोई फ़र्क नहीं है, 9000 mm आप मार्क तो नहीं कर सकते ना। लेकिन अब क्या है दिक्कत, अब देखो, अब अगर आपकी फ्रंट वॉल ये 9000 आप सोच के चल रहे हो, तो आपकी हाइट अब यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। नाउ दिस इज़ गोना बी 3000 वॉल, ये 3000 की वॉल है और ये भी 3000 की वॉल है, तो आपकी हाइट कहाँ पे आने वाली है, ओवर हियर, दिस इज़ गोना बी द हॉराइजन लाइन, कि आप तो यहीं तक आ रहे हो, ठीक है। नाउ यू कैन मेक। तो इस केस में कहाँ कैसे आप बना सकते हो, मान लो आपको कोई बैंक्वेट हॉल बनाना है या कोई मॉल या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो उसमें हम नॉर्मल हाइट नहीं लेते हैं वॉल की, जो हमारे रूम में होती है थोड़ी बड़ी हाइट लेते हैं। तो उस केस में आपको अगर बड़ी स्पेस बनानी है तो यू कैन मेक इट लाइक दैट, ओके। इफ़ यू वांट टू मेक अ फ्रंट वॉल विच इज़ 2000 mm इन हाइट, विच इज़ गोना बी लेस दैन द नॉर्मल हाइट विच इज़ 3000, इसको बनाओ, ये आप खुद करो, ये भी आप खुद करो, ये भी खुद करो शीट पे। अभी तक समझ में आ गया होगा दैट हाउ वी आर प्रपोर्शनेटली डूइंग ऑल दीज थिंग्स। एंड देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स ईजिली आप कोई भी इंडोर पर्सपेक्टिव स्केच बना सकते हो यूजिंग योर माइंड, इट्स लिटरली नथिंग। एंड इवन आउटडोर दोनों आप चीज़ें प्रैक्टिस करो इन द बुक, लाइक इफ़ यू हैव द बुक यू विल गेट दीज प्रैक्टिस एरियाज, एंड आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। सेम नाउ फॉर 3D composition in 2-point, like 2-point perspective. This is not, I'm not discussing it today because I want कि एक चीज़ आपकी प्रॉपर क्लियर हो, दैट इज़ 1-point perspective. So make 3D compositions, make indoor sketches, make outdoor sketches. I will make a sketch right now, a rough sketch, and I will show it to you कि आप किस तरीके से indoor outdoor sketches बना सकते हो easily in 1 point. So practice 1-point perspective, 2-point perspective, 3-point perspective. I will discuss maybe in the classes only because बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और एग्ज़ाम आपका अभी आ ही गया है, सिर्फ 1 point भी करके जाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज एग्ज़ाम में कभी ये नहीं बोला जाएगा कि आप 2 point में या 3 point में बनाओ स्पेसिफिकली, तो दे विल ओनली गिव यू द क्वेश्चन, द मेथड इट्स अप टू यू दैट हाउ यू हैव टू यूज़ इट। तो जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और दे आर लुकिंग फॉर सम फ्री गाइडेंस, आप सिर्फ 1 point सीख के जाओ, बिकॉज आप जितना ज़्यादा सीखोगे कॉन्सेप्ट और गलती करोगे तो आपके मार्क्स कटने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे। तो सिंपल 1.2 कॉन्सेप्ट भी अगर आप सिर्फ यहाँ तक करके जा रहे हो
उसको ही परफेक्ट करने की कोशिश करो विथ सम प्रैक्टिस. इफ़ यू वांट टू शेयर योर स्केचेस विथ अस ऑन व्हाट्सएप, डेफिनेटली यू कैन. बट अगर आपको फुल्ली अच्छे से सीखना है, मतलब यहाँ तक देखा है अगर आपने वीडियो, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट्स में कितनी पावर होती है और आपको इमेजिनेशन से हेल्प कैसे कर सकती है ये ड्रॉ करने के लिए, और आपको किस लेवल की स्केचिंग तक ले जा सकती है, राइट. तो वो चीज़ अब तक आपको समझ में आ रही होगी थ्रू दीज कॉन्सेप्ट्स कि कितना मेरे को भी बहुत साल लगे. ऐसा नहीं है कि 2 दिन में समझ आ गया कॉन्सेप्ट. ये 60% चीज़ें आई हैव थॉट ऑफ इट ऑन माई ओन, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन टैलेंट एंड कैसा उनका माइंड चलता है. मेरा इस चीज़ में, कॉन्सेप्ट्स में, ड्राइंग में, आई ऑलवेज कीप इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स, मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू ड्रॉ अमेजिंग स्केचेस. ये मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव मैंने खुद पूरा डेवलप किया है एंड ट्रस्ट मी, ये इतना ईजी कॉन्सेप्ट है बट अभी आपको समझ में नहीं आएगा. बिकॉज याद है एक पार्ट हमने स्किप कर दिया था जब हम 1 पॉइंट पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट, तो मैंने बोला था कि ये पार्ट अभी मैं नहीं बताऊँगी. ये उस पार्ट के थ्रू समझ में आता है कि ये कैसे मल्टी पॉइंट के स्केचेस बनते हैं. एंड जो भी इसको बनाता है ना नाटा में, every time they get amazing scores, because even examiners को ये concept नहीं पता होता है. and the kind of sketches you will get, the kind of 3D compositions you get through multi-point, it's just mind boggling and हो ही नहीं सकता कि examiner आपको marks ना दे. तो ये again अभी मैं नहीं बता रही हूँ, but multi-point perspective something I have developed on my own, completely thought of it on my own, developed it on my own, and you get such realistic sketches that you can't even imagine. तो ये सब हम बाद में बात करेंगे, ठीक है. पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इंडोर आउटडोर स्केचेस प्रैक्टिस करना शुरू करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू कैन मेक दीज लाइन्स, यू कैन मेक दीज कन्वर्जिंग लाइन्स. इससे आपका स्केच फास्ट बनता है, ठीक है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मेक द पार्ट लाइक दिस, ओके, फ्रंट वॉल, यू कैन मेक इट लाइक दिस, देन यू कैन मेक दीज लाइन्स. तो अगर आपके पास कन्वर्जिंग लाइन है तो आपको ऑलमोस्ट पता रहता है कि कैसे लाइंस बनानी है, तो काफ़ी आपका फास्ट हो जाता है. देन थिंक अबाउट ऑफ द प्रपोर्शन कि अगर ये इंसान की हाइट है तो बेड इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकता, राइट. डबल बेड भी इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा. सो जस्ट अंडरस्टैंड कि किस एरिया में बेड बनाना है एंड देन मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बेड लाइक दिस एंड देन टेक इट टू द वैनिशिंग पॉइंट एंड मेक द बैक पार्ट ऑफ द बेड. इसको फिनिशिंग दो. दिस इज़ योर बेसिक बेड का स्ट्रक्चर. इसमें आपको डिज़ाइन देना है, यू आर फ्री टू डू, ओके, यूज़ योर माइंड, गिव डिज़ाइंस एंड ऑल दैट. आपको कारपेट बनाना है जस्ट लाइक दिस, ठीक है. आपको कोई स्टडी टेबल बनाना है यहाँ पे, मे बी यू नो यू वांट टू मेक अ स्टडी टेबल और समथिंग, यू वांट टू मेक अ चेयर, ओके. इवन इफ यू वांट टू मेक ह्यूमंस, आपको पर्सपेक्टिव, आपको पोर्ट्रेट आना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है. ह्यूमन फिगर्स की मैंने वीडियो डाली है, ओके. मेक ऑल दोज थिंग्स, इट्स गोना बी वेरी easy and simple. Now if you want to make a sofa over here or maybe a table over, small table which is kept over here, and then if you want to make some kind of a sofa set or something like that, अगर आपको ऐसे करके कुछ दिखाना है, so why not, okay, try to show all these things like this. तो आपको कुछ ऐसा दिखाने की एक्सटेंशन है, पूरा नहीं दिख रहा है कि someone is sitting over here, so वो कैसे ड्रॉ करना है, वो सब चीज़ें. मतलब अभी मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ, ठीक है. यहाँ पे एक फ्लावर पॉट रखा है, कुछ रखा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. यहाँ पे आपको कोई विंडो बनानी है, कोई डोर बनानी है, ठीक है, कोई कर्टन्स देने हैं. मे बी हियर यू वांट टू मेक सम स्लाइडिंग डोर और सम बालकनी और समथिंग लाइक दैट, ओके. बहुत चीज़ें हो सकती हैं, यू नो, यू जस्ट हैव टू यूज़ योर माइंड. मुझे ये स्केच बनाने में मतलब लिटरली मैं आई थिंक 30 सेकेंड्स भी नहीं लगे. सो दिस इज़ हाउ यू कैन ईजिली मेक रफ स्केचेस इन द एग्जाम ऑल्सो एंड देन यू कैन फाइनलाइज. तो रफ स्केचिंग करना एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ऐसी बहुत सारी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, ठीक है. सबसे बड़ी बात एग्जाम में और सबसे ज़्यादा टाइम जो हम क्लास में जो सीखने के लिए देते हैं ना चीज़ें, वो ये सीखने में देते हैं कि इट्स नॉट गोना बी डिफ़िकल्ट हाउ यू कैन मेक दिस 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव इंटीरियर स्केच. इट्स गोना बी सो सिंपल. बट मेनली जो मेरा मेथड रहता है ना, वो ये रहता है जो आगे आएगा टेक्निक सीखने के बाद, जो हम क्लास में करते हैं मेजरली. मान लो अगर 10 क्लास में टेक्निक सीख रहे हैं तो आगे की 80 क्लास में, लाइक 90% ऑफ द क्लासेस हम इसको डेवलप करते हैं. सो दिस इज़ माई ऑल्सो न्यू मंत्रा. एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने डेवलप किया था, बहुत साल हो गए अब तो, एक्चुअली मैं शुरू में ही कर लिया था. डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशन एंड टेक्निक.
मतलब अगर आपको एक एयरपोर्ट बनाना है तो आपको उसको सिंपल ये नहीं सोचना कि यार मेरे को 1 पॉइंट बस सही बना के आना है। 1 पॉइंट तो बहुत लोग सही बना लेंगे, स्पेशली एसएससी में जो बच्चे हैं। यू कैन नॉट इवन इमेजिन द लेवल ऑफ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव टेक्निक दैट दे आर यूजिंग एंड दे आर मेकिंग सच रियलिस्टिक स्केचेस। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डिज़ाइन को माइंड में, आइडियाज़ माइंड में लाना है। जब तक आपने एयरपोर्ट देखा ही नहीं है कभी, अगर आप नहीं गए हो, और गए भी हो तो बहुत कितने सारे आप एयरपोर्ट पे चले गए होगे, राइट। तो ऐसा नहीं कि आपको एयरपोर्ट पे जाके देखना है, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। आप गूगल पे इमेजेस देखो, पिंटरेस्ट पे देखो, कलेक्ट करो इमेजेस को, कलेक्ट एंड डेवलप आइडियाज़ इन योर माइंड, देन मेक एन आइडिया बुक। जो आपने आइडियाज़ देखे ना उसको स्केच आउट करो, मतलब सिंपल रैंडम, इसमें कोई पर्सपेक्टिव का यूज़ होना ज़रूरी नहीं है। रैंडम रफ स्केचेस आप बनाओ जस्ट फॉर आइडियाज़। तो एक सेक्शन हो जाएगा आपके नोटबुक में, 3-4 पेजेस का आइडिया बुक हो जाएगा जस्ट फॉर एयरपोर्ट आइडियाज़, राइट। उसके बाद फिर जाके आप चीज़ों को स्केच आउट करो, ऑब्जर्व करो कि एयरपोर्ट पे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, और सही टेक्निक से उसको फिर बनाओ। नाउ यू सी, जब तक आपको ये डिज़ाइन आइडियाज़ डेवलप करने नहीं आएंगे, और यही काम करना होता है क्लास में, आइडियाज़ कैसे डेवलप करने हैं, ठीक है। फिर आपको रेंडर करना सीखना होगा कि बस सिंपल है, आपको कलर्स कैसे यूज़ करना है, माइक्रॉन पेन्स कैसे यूज़ करने हैं, कलरिंग कैसे करनी है। सो दीज आर सम पर्सपेक्टिव स्केचेस। और बिल्कुल फोटोग्राफ जैसा लगता है, उससे भी बेटर लगता है। फोटोग्राफ तो अभी आजकल बोरिंग हो गया है, बट दीज स्केचेस, ओ माई गॉड, लाइक these techniques, these sketches, the rendering methods and everything, they can make your sketching game, you cannot even think कि आप क्या बना सकते हो। एंड ये भी कुछ महीनों में, 2-3 महीने दो बस, और आप क्या बना सकते हो, आपको खुद शौक लगेगा इस चीज़ को देख के। तो देखो, जैसे ये एक इंडोर स्केच है, सिमिलरली ये एक आउटडोर स्केच है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और ये इतने सिंपल होते हैं। अगर ये मैं 30 सेकेंड में बना सकती हूँ, तो खुद सोचो 30 मिनट्स में क्या बन सकता है। लेकिन वो 30 मिनट्स में जो चीज़ बनने वाली है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर आपको पसंद आई है आज की क्लास, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे सेशन। आई होप कि आप कुछ तो ड्रॉ करना सीखोगे। ट्राई करो, स्टार्ट करो ड्रॉ करना, ठीक है। 3D कॉम्पोजिशंस बनाओ, इंडोर स्केचेस, आउटडोर स्केचेस, ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन फिगर की भी वीडियो ऑलरेडी है, पोर्ट्रेट की वीडियो है, आज पर्सपेक्टिव भी सीख लिया। अब क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है। 3D कॉम्पोजिशन बनाना सीख लिया। हाँ, तो कोई भी चीज़ जो एग्ज़ाम में आ सकती है, 3 घंटे में आपने एक लेवल अचीव कर लिया है। तो अगर आपको 3 घंटे में लगा है कि यार हाँ, हमारे माइंड में क्लैरिटी आई है, स्केचिंग में पता नहीं अभी कितना डिफरेंस आया होगा, अभी तो सीख ही रहे हो, बहुत टाइम लगता है सीखने में। सो इफ़ यू वांट टू डिस्कस प्रॉपर करेक्शंस, इफ़ यू वांट टू प्रॉपरली लर्न लाइक स्केचिंग इन एसएससी, बिकॉज ऐसा कोई नहीं वीडियो है पूरे यूट्यूब पे, तो ये भी मैंने पहली बार डाला है बिकॉज ऑफ द बुक, क्योंकि मैंने ये बुक बनाई, जब ये बुक लॉन्च करी ना, तो एक प्रॉपर सारी चीज़ें अरेंज हो गई। वरना ये चीज़ें पढ़ाने में बहुत टाइम लगता था, बिकॉज मैं ये खुद ड्रॉ करती थी, खुद पढ़ाती थी। तो अभी ये कॉन्सेप्ट्स हैं सामने, तो जल्दी जल्दी मैं बता पाई, दैट इज़ वाई ये वीडियो बन पाई। वरना आज तक तो कोई वीडियो मैंने डाली ही नहीं थी ड्राइंग की। So you can call or WhatsApp on this number 8882908615. Every year we train more than 600 students in SSAC for NATA and JBAC exams, and I think कि बहुत अच्छा हमारा इवन रिजल्ट है। इवन फॉर JEE we have 1/3 रिजल्ट सक्सेस रेट, फॉर नाटा we have almost 1/4 का सक्सेस रेट, कि 1/4 स्टूडेंट्स इन नाटा दे गेट इनटू टॉप कॉलेजेस। one out of every 3 students who enroll in SSAC get into the top colleges, enroll जो कर रहे हैं। Obviously बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो क्लास रेगुलर नहीं करते हैं, और जिन बच्चों का नहीं होता है टॉप कॉलेज में, वही होते हैं जो क्लास रेगुलर नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या इतना डेडिकेटेड नहीं हो रहे हैं। वरना जो क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहा है सारी, हो ही नहीं सकता कि वो 1/3 में ना आए। वो 1/3 में आएगा ही आएगा, मेरी गारंटी है ये। और ये चीज़ें तुम्हें अभी अगर मैं ऐसे ही बोलूँ बिना क्लास करे हुए, तो शायद लगेगा कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, बट आफ्टर यू सी दीज क्लासेस, आफ्टर यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ टेक्निक्स, दैट you understand that how it is possible, how 1/3 rank is possible, how you can change the game of sketching. तो यार ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को पसंद आएगा। कमेंट ज़रूर करो अगर तुम्हें और वीडियोस चाहिए, और भी टॉपिक्स पे दैट आई एम प्लानिंग, तो ज़रूर कमेंट करो। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं आगे और वीडियो नहीं बनाऊंगी कोई। सो आई वांट एवरीबडी टू कमेंट, एंड डोंट थिंक कि मैं कमेंट
करूँगा या करूँगी तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, नहीं, मुझे तुम्हारा ही कमेंट चाहिए, ठीक है। तो जस्ट कमेंट डाउन व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू लाइक्ड इन द वीडियो, आर यू एबल टू मेक योर स्केचेस और नॉट, वट एवर यू वांट टू से, प्लीज़ जस्ट ट्राई टू इंटरेक्ट विथ मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जिनको ज्वाइन करना है वो ज़रूर ज्वाइन करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल करें और सीधा आप ज्वाइन कर पाओगे। आवर टीम विल हेल्प यू आउट एंड वी कैन स्टार्ट अ जर्नी टुगेदर विच यू विल नेवर रिग्रेट। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।